उस ज़माने में ख़बर ही आई कि जो पीआईए ने ऐड दिया पायलटों को रखने का, ये दिया ही बुच्चा साहब के बेटे की वजह से, क्योंकि उसने फ़्लाइंग कंप्लीट कर ली है और अब तो ये कप्तान जो हैं, ये अपने बच्चे जो हैं उनको हायर करेंगे। जून के एग्ज़ाम में सर मैं फ़ेल हो गया। मेरे ज़माने में सर जब फ्लाइंग मैं करता था 3700 रुपये घंटा था। मैंने 7.5 लाख रुपए में अपनी पूरी फ्लाइंग 2003 में कर ली थी। आजकल मेरा ख्याल है कोई करोड़ रुपए की हो गई है ये लाइसेंस। जेट लैग तो सारा टाइम होते होगा। सर जेट लैग होता था, साथ में टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत होती थी। मैं टोरंटो में हूँ तो -35 डिग्री है, 2 दिन बाद मैं जद्दा में हूँ, वहाँ 35 डिग्री है। अभी जो पीआई के हालात से खुद देख के आपको दर्द होते हैं दिल में कि यार बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या कहाँ पे आके आपके ख्याल से कि पीआईए जो है अपने ट्रैक से उतर गई? क्या पॉलिसियाँ थी, क्या मसला था? When I joined the airline, उस वक्त हमारे पास 40 जहाज थे। मेरे वालिद साहब के टाइम में मेरा ख्याल है 60-65 थे। अब मेरा ख्याल है कोई 10 रह गए। एयरलाइन अगर टूथपिक 17 रुपए का खरीदेगी तो जहाज़ों में क्या करेगी मुझे नहीं पता। तो फिर आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की फिटनेस वाली, तो शुरू में तो आपने ऐसी कुछ रूटीन्स फॉलो किए होंगे, कुछ एडवाइसेस फॉलो किए होंगे, रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। ओहो तो ये कैसे इसकी हर रूटीन सर, आप डाइट का नाम ले, मैंने की है। ख़वातीन व हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाबर बुच्चा शो। ये वो शो है जहाँ पे हम काफ़ी सारे गेस्ट को लेकर आएंगे, लेकिन आज मैं अपने शो में खुद ही गेस्ट हूँ। मेरे साथ कॉकपिट में बैठे हैं मिस्टर अल्ताफ़ वज़ीर और आज ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। एज अ गेस्ट आई एम गोइंग टू आंसर वेरियस क्वेश्चंस एंड ट्राई एंड मेक श्योर कि आपको ज़्यादा बोर ना करें। अल्ताफ़ भाई कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू बी द होस्ट ऑन योर चैनल। सर वैसे तो मैं खुद भी पॉडकास्ट करता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले इंट्रो दे दो। कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र सर। कराची कैसे आए आप? सर मैं अपनी बेगम साहिबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। उनको मिलने के लिए हम मुल्तान से आए हैं। अच्छा, you guys live like alone? Yes, we do. Okay, अब you are based in Multan because of the business. I am based in Multan and I used to live in Karachi. I've lived in Karachi all my life. A couple of years back एक sabbatical लेके from my work मैं शिफ्ट हुआ था मुल्तान। हमारी बेगम साहिबा वहाँ पे 3 साल रुकी, फिर उन्होंने कहा इस गांव में मैं नहीं रहूँगी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्तान शहर को उनके काबिल कर दें। अगस्त में उनको दोबारा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चले, नाइस। अच्छा बाबर, वैसे आपने तो आपकी कुछ मैंने वीडियोस आपकी देखी थी मैंने, उसमें आपने बताया था अपनी एज के बारे में, तो आई वाज वेरी शॉक्ड टू हियर दैट कि तुम उससे भी एज में बड़ा है, बट मैं इसका बड़ा भाई लगता हूँ। तो मुझे पता है कि जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई। आप शुरू से बताएं कि कराची में आप ऑफ कोर्स पैदा हुए, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर आपने यूनिवर्सिटी कहाँ से की, बोर्डिंग में भी आप गए, उसके बारे में बताएं। सर आई वॉज पुट इन टू कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। एक स्कूल है यहाँ पे कराची में, दो तलवार के पास। इट्स अ कॉन्वेंट स्कूल और अब ऑल गर्ल्स स्कूल है वो। जिस ज़माने में मैं वहाँ गया था तो क्लास 5 तक वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ मिक्स होता था। लड़कियाँ ज़्यादा होती थीं, लड़के कम होते थे। अच्छा स्कूल था। एंड कॉन्वेंट जीसस मैरी तक मैं पढ़ा 5th तक, क्लास 5। उसके बाद आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल इन द UK। वहाँ पे आई स्पेंड 4 years ऑफ माई लाइफ ओनली टू कम बैक टू सिटी स्कूल PF, और वहाँ से मैंने अपने A levels किए। एंड A levels, सॉरी I'll just correct myself, A levels मैंने किए लिकोल से। एंड उसके बाद सर बस नौकरी की तैयारी। कहाँ पे की नौकरी आपने पहली? मुझे सर करनी थी फ्लाइंग। मेरे वालिद साहब थे पायलट। अच्छा अच्छा। एंड माय फादर हैज़ बीन माय हीरो ऑल माय लाइफ। आई जस्ट वांटेड टू बी माय डैड। तो हमारा उस ज़माने में फैमिली बिजनेस में पोल्ट्री था। फ्रोजन प्रोसेस चिकन हम लोग सप्लाई करते थे। पिज़्ज़ा हट को देते थे, PI को देते थे। कैप्टन पोल्ट्री वाज द नेम ऑफ द कंपनी। तो जब मैं 15 साल का था तो वालिद साहब ने मुझे वहाँ नौकरी भी दी। उन्होंने कहा पॉकेट मनी नहीं, अब अपनी सैलरी आप कमाना शुरू करें। एंड देन आई वेंट इनटू फ्लाइंग। फ्लाइंग स्कूल यहीं पे है, शॉनर। यहाँ से मैंने फ्लाइंग की है। एंड लेटर मुल्तान फ्लाइंग क्लब इन मुल्तान, वहाँ से 2003 में मैंने अपनी फ्लाइंग कंप्लीट की। सर आप 2003 में क्या कर रहे थे? मैं उस वक्त 13 साल का था। 9/11 को 2 साल हो गए थे और मैं बैठ के BBC पे देखता था कि इराक पे हमला हो गया, यही देख रहा था मैं। बस उस वक्त मैं अपनी फ्लाइंग स्कूल में था सर। अच्छा अच्छा। तो फ्लाइंग स्कूल के बाद आपने फिर उसके बाद ये वाला रूट आपने क्यों पकड़ा? इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ पायलट, आपने एयरफोर्स की तरफ क्यों नहीं गए आप? सर एयरफोर्स की तरफ, एक तो आई हैड एन एग्जांपल इन माय हाउस। मेरे वालिद साहब एक कमर्शियल पायलट थे एंड ही वाज he was also not like part of Air Force. नॉट अ पार्ट ऑफ द अच्छा, he was also ही वाज commercial. अ कमर्शियल पायलट। Okay.
तो वैसे काफ़ी शौक ही वही मुश्किल, था। काफ़ी कम लोग होते हैं इस तरह कि मतलब वो एयरफोर्स के लाइक एयरफोर्स में नहीं होते, कमर्शियल लोग इतनी सक्सेस हासिल कर लेते हैं, इतना लंबा टेन्योर कर लेते हैं। ऐसा ही है सर, ऐसा ऐसा ही ही है। है, मेजॉरिटी एयरफोर्स वाले ही जाते हैं। ऐसा ही है सर। मेरे वालिद साहब तो पीआई के अमिताभ बच्चन थे। वो बेसिकली ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पायलट्स इन द एयरलाइन। उन्होंने जो पायलट्स एसोसिएशन हमारी पाल्पा है, हम्म, 10 साल से ऊपर सबसे लंबा टेन्योर वो पाल्पा प्रेसिडेंट रहे। एंड एट दैट पॉइंट टाइम उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई एयरलाइन की, एंड आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक हिम। हम्म। दैट्स व्हाई आई चोज द कमर्शियल राउट। तो फिर आपने पहली जॉब कहाँ पे स्टार्ट किया था पायलट? पीआई पीआईए में। पीआई और पहला का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर, पहले एड में मैं 2005 के जून में हम्म, बैठा था पीआई का पेपर देने। उस ज़माने में ख़बर ही आई कि जो पीआई ने ऐड दिया पायलटों को रखने का, ये दिया ही बुच्चा साहब के बेटे की वजह से, क्योंकि ओह, उसने फ्लाइंग कंप्लीट कर ली है और अब तो ये कप्तान जो हैं, ये अपने बच्चे जो हैं उनको हायर करेंगे। तो जून के एग्ज़ाम में सर मैं फेल हो गया। शुरुआत सर ऐसे हुई। अच्छा अच्छा। नवंबर में दोबारा ऐड आया अब ने क्लास ली इसके बाद? सर, ऐसी वैसी। अच्छा। अच्छा, फिर ऐड आया, फिर क्या हुआ? नवंबर में ऐड आया, अच्छा। तो उस ऐड में अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 207 पार्टिसिपेंट्स उन्होंने 25 लोगों को हायर किया एंड आई वाज वन ऑफ द 25। ठीक है। अच्छा, मुझे जर्नी बताना, जब पायलट होता है जो एयरफोर्स से नहीं होता, उसने फ्लाइंग का लाइसेंस लिया हुआ, ट्रेनिंग कंप्लीट की है, फिर वो ज्वाइन करता है, तो शुरू में क्या होता है? शुरू के साल में एक जूनियर रोल में होता है वो, फिर सीनियर रोल में आता है, उस जर्नी के बारे में बताया। पहले तो प्री रेक्विजिट मांगती है एयरलाइन। अच्छा। एयरलाइन ये मांगती है कि आपके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, 200 घंटे होने चाहिए। ये आपको फ्लाइंग क्लब से लेने पड़ते हैं। मेरे ज़माने में सर जब फ्लाइंग मैं करता था 3700 रुपये घंटा था, हम्म, और मैंने 7.5 लाख रुपए में अपनी पूरी फ्लाइंग 2003 में कर ली थी। आजकल मेरा ख्याल है कोई करोड़ रुपए की हो गई है ये लाइसेंस। एंड वंस यू गेट दैट, उसके अलावा आपकी प्री रेक्विजिट होता है ए लेवल्स या इंटर, हम्म, वट एवर यू हैव। हम्म, उसमें वो कहते हैं कि अगर एफएससी हो तो प्रेफर्ड है, और ए लेवल्स में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हम्म, तो देन व्हेन द एयरलाइन हायर्स यू, हम्म, तो इनिशियली तो आपको वो सीधा करते हैं, हम्म, आपको बताते हैं कि एयरक्राफ्ट जनरल नॉलेज, जहाज़ क्या होता है, जहाज़ के विंग्स क्या होते हैं, जहाज़ की टेल को एम्पेनेज कहते हैं, इस तरह की चीज़ें पता चलें। हम लोगों ने तो वो सेस्ना फ्लाई किया हुआ था, 2 सीटर हम्म, एयरक्राफ्ट होता है, हम्म, जैसे हैरी पॉटर अपने हम्म, ब्रूमस्टिक पे घूमता है, हम लोग उसमें जहाज़ पे घूमते थे, जहाँ मोड़ना है मोड़ लो, अपने घर का जहाज़ है। हम्म, कोई रेडार वेडार नहीं था मुल्तान में उस ज़माने में। हम्म, तो एयरलाइन की पॉलिसीज़ डेफिनेटली फ़र्क होती हैं। पीछे 300 बंदा बैठा हुआ है, आप जहाज़ ऐसे नहीं मोड़ सकते जहाँ आपका दिल करे, हम्म, एंड यू हैव टू अबाइड बाय अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। कंट्रोल टावर से भी सेशन आ रही होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो हम लोग जो सारा बैच था सर, वी वर इन आवर, आई तो वाज 19 एट दैट पॉइंट इन टाइम, हम्म, बट हम सब लोग यंग थे। हम 25 के 25 लड़के यंग थे। हम्म। और अच्छा, सारे मेल थे? सर वी हैड 3 फीमेल्स, वी हैड 3 फीमेल्स इन आवर बैच, अच्छा। एंड वी वर ऑल यंग। एंड हम लोगों का पहला वो बैच था जो डायरेक्ट 737 पे गया। ओके। पीआई की एयरलाइन हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हम्म, कि आपने पंखा उड़ा के आप आए सेस्ना, और आपको उन्होंने फोकर या एटीआर पे नहीं डाला, हम्म, डायरेक्ट मैं चला गया 737 पे। हम्म, तो जिस ज़माने में सर मेरे दोस्त अपनी यूनिवर्सिटीज़ जा रहे थे, हम्म, मैं पार्टी करने दुबई जा रहा हूँ, हम्म, कभी कोलंपुर जा रहा हूँ, हम्म, तो जेट हमने मज़ा ले लिया एट द एज ऑफ 20। और उस ज़माने में सर सैलरीज भी अच्छी थी। हम्म। 2006 में 2.5 लाख रुपए सर, इतनी वैल्यू बहुत रखता बड़ी था। वैल्यू थी ओ शायद। हो। बिकॉज आई रिमेंबर माय ब्रदर आल्सो स्टार्टेड वर्किंग अच्छा इन अ बैंक एट दैट टाइम। अच्छा। 2007-8 में उसकी जॉब लगी थी पहली, नेशनल बैंक में। तो उसकी भी सैलरी का आइडिया था। तो आपकी जो बात है ना 2.5 लाख की, बहुत बड़ी अमाउंट थी उस जमाने में। सर ख़त्म ही नहीं होते थे पैसे। एग्जैक्टली। शायद बैचलर थे इसलिए ख़त्म नहीं होते थे, या वैसे ही ख़त्म नहीं होते थे। दुनिया भर की हमने पार्टी की, बट इट यूज्ड टू बी अ बिग अमाउंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो पीआईए ने सर एक्सपोजर भी बहुत अच्छा दिया आपको, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस, डिफरेंट एयरपोर्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। इट्स वाज फन। पीआई वाज आल्सो प्रॉफिटेबल बैक देन ना? सर मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ कि पीआईए खसारे में, और बचपन से सुन रहा हूँ कि पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है, और अभी तक सुन रहा हूँ। नहीं, जिस टाइम आप गए थे उस टाइम माने फिर भी अच्छे हालात थे पीआईए सर के। अभी से तो बेहतर थे, अभी अभी से से तो बेहतर। अभी से तो काफी बेहतर थे। व्हेन आई जॉइंड द एयरलाइन, उस वक्त हमारे पास 40 जहाज थे। मेरे वालिद साहब के टाइम में मेरा ख्याल है 60-65 थे। अब मेरा ख्याल है कोई 10 रह गए।
ये इनके अपने जहाज़ जिनकी पीआई की अपनी मलकियत है, हम उसकी बात कर रहे हैं जो उड़ते हों। अच्छा, कितने कंट्रीज आपने ट्रैवल किया बीइंग अ पायलट? सर नहीं गिनी, नहीं गिनी। नहीं गिनी। फिर भी आइडियाज लाइक अगर मशहूर जगहों की बात करें। Sir, all of Europe. Hmm. I remember going to the UK, Leeds, Birmingham, London, Manchester, ये चारों cities होती थी वहाँ पे. Hmm. फिर हम लोग फ्रांस में पेरिस जाते थे, स्पेन में बार्सिलोना जाते थे, फार ईस्ट में I've been to Bangkok, I've been to Kuala Lumpur, I've been to Beijing. मिडल ईस्ट आप आ जाएं जद्दा मदीना तो PIA is bread and butter. सारा जो हम ज़्यादातर प्रॉफिटेबल अगर होंगे तो ये हज ऑपरेशन से होंगे. एग्जैक्टली। तो जद्दा मदीना था, दुबई था, फिर दुबई के साथ एसोसिएटेड सारे अबू धाबी, अलैन, रास अल खैमा, ऑल दीज प्लेसेस. एंड इंटरनेशनली बाय द टाइम दैट आई गॉट ऑन टू द 777s हम लोग अमेरिका नहीं जा रहे थे. अच्छा। तो आई हैव बिन टू टोरंटो, कनाडा फ्लाई एयरलाइन कर रही थी लेकिन अमेरिका में नहीं गया. फ्लाई खुद करके तो कम से कम नहीं गया. अच्छा, तो ये उस ज़माने में जब आप इतनी जगह ट्रैवल कर रहे थे, नॉर्मल एक पायलट को कितना अलाउ होता है? फॉर एग्जांपल कि उसकी फ़्लाइट अगर उधर जाए थर्सडे वाले दिन, उसकी अगली फ़्लाइट जो है वो अगले थर्सडे समथिंग लाइक दैट, तो ऑफ कोर्स बात है वो वहीं पे स्टे करेगा. जी. तो वो होटल में तो स्टे करेगा, बट उसको फिर भी सारा टाइम होटल तो नहीं रह सकते. मे बी ही रोम्स अराउंड द सिटी. जी. कितनी परमिशन होती है? क्या रूल्स क्या होते हैं एज उसके? पर एविएशन लॉ आपका रेस्ट टाइम नीड्स टू बी डबल योर ड्यूटी टाइम. ओके. अगर मैंने यहाँ से लंदन की है फ्लाइट, कराची से मैं लंदन गया हूँ, 8 घंटे की फ्लाइट है, घंटा पहले फ्लाइट से मैंने अपनी ड्यूटी ऑन की है और आधा घंटा बाद मेरी ड्यूटी हुई है ख़त्म. ये हो गए सर 8 + 1 9 प्लस आधा घंटा 9.5 घंटे. यानी कि एज पर पॉलिसी एयरलाइन को मुझे देने हैं डबल ऑफ दैट, विच इक्वेट्स टू अबाउट 19 आवर्स. 19 घंटे मुझे उन्होंने कम से कम देने हैं इन लंदन बिफोर आई स्टार्ट माई ड्यूटी अगेन. इसमें वो जो आपका कॉल टाइम होटल वाला देगा वो शामिल नहीं है क्योंकि आपकी ड्यूटी उस वक्त शुरू नहीं हुई. आप जब यूनिफॉर्म पहन के गाड़ी में बैठे हैं तो आपकी ड्यूटी शुरू हुई है. तो फिर आप कहाँ तक ट्रैवल कर सकते थे? लाइक होटल से बाहर निकल सकते थे? सर होटल से बाहर निकलते थे बट ज़्यादा नहीं निकल सकते थे. लेट्स से अब लंदन की ही बात करते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं कि मैं शाम में तकरीबन कोई 5-6 बजे पहुंचा हूँ लंदन. तो हम लोग तो इमिग्रेशन कुछ कराते नहीं थे, हमें डायरेक्ट वहीं से बस पिक करती थी, होटल में ड्रॉप करती थी. जब हमारे पैसेंजर्स इमिग्रेशन करा रहे होते थे हम होटल में रेस्ट कर रहे होते थे. सो दैट वाज फन नॉट टू गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस. उसके बाद सर अब आपके पास कल दोपहर तक का टाइम है. आप होटल पहुंचे शाम को 7 बजे, अब कल दोपहर को 4 बजे जो है आपकी गाड़ी ने रेडी होके बाहर आना है. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव. अब आप उठे हुए भी कब के होंगे, आपने ड्यूटी भी बहुत लंबी की है, अब आपने सोना भी है, उठना भी है, 8 घंटे तो यही आप ले लेना. तो वी गोना हैव अ मील. सुबह सर नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर तैयारी शुरू कर देंगे. जाते साथ ही हम लोग होटल में अपनी शर्ट उतार के, ट्राउज़र उतार के लॉन्ड्री में देते थे. और कुछ दफ़ा तो इतने छोटे स्लिप्स होते थे कि सर लॉन्ड्री का टाइम ही नहीं होता था. खुद ही इस्त्री किया, रेडी करके, कोई निशान लगाए तो उसी वक्त सर्फ वर्फ तो हमारे पास होता नहीं था, हैंड वॉश से तौलिए वालिए के ऊपर लेके उसको साफ वाफ किया और तैयार हो गए. तो ये तो बड़ी टायरसम जर्नी होती होगी यार काफ़ी. मतलब बड़ा टफ जॉब नहीं है? तो सर दुनिया में कौन सा काम आसान है? नहीं, फिर भी लाइक काफ़ी मेंटल भी है, फिजिकल भी. इतनी लंबी आपने फ्लाइट की, स्पेशली इफ यू फ्लाइंग टू यूरोप फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 20 आवर्स फ्लाइट आप करके जाते हैं. बीच में लेओवर आ गए तो और लंबी हो गई. उसके बाद फिर आप किसी और जगह जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं 2 दिन में. तो जेट लैग तो सारा टाइम होते होगा. सिर्फ जेट लैग होता था, साथ में टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत होती थी. मैं टोरंटो में हूँ तो -35 डिग्री है, 2 दिन बाद मैं जद्दा में हूँ, वहाँ 35 डिग्री है. अडेप्टेशन हमने सीख ली थी. हमें डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स में रफ एंड टफ कर दिया था एयरलाइन ने. जो चैलेंज था वो ड्यूटी इटसेल्फ का इतना नहीं होता था जितना होता था फाइटिंग अगेंस्ट नेचर. नेचर ने, अल्लाह सुब्हान ताला ने दिन बनाया आपके जागने के लिए, रात सोने के लिए. जब आपकी कोई साइकिल ही नहीं है स्लीप वेक की, जब आपकी बॉडी की कोई सेट पैटर्न ही नहीं है, वो तंग करेगा क्योंकि आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है. ये इश्यूज हैं. आपकी बातों से ना मुझे वो मूवी याद आ गई, डेंजल वॉशिंगटन की फ्लाइट. देखिए वो. अब उसके अभी सीन में कहा था कि उसका भी बड़ा स्लीप स्केड्यूल उसका बड़ा फक था, तो उसकी वजह से उसने काफ़ी
मतलब ड्रग्स की तरफ वो आ हाँ, गया, ड्रिंकिंग की तरफ हाँ। आ गया। आपने कभी इस तरह के इंस्टेंसेस देखे हैं कि कुछ ऐसे पायलट्स होते हैं जो इंटॉक्सिकेटेड भी रहते हैं बट दे आर एबल टू परफॉर्म, या तो उनको वो ड्रग्स की तरफ गए बिकॉज ऑफ दिस रूटीन दे हैड, और मे बी दे सफर्ड समथिंग लाइक मेंटली और फिजिकली लेटर ऑन? स्लीप एड्स बहुत कॉमन है। स्लीप एड्स बहुत कॉमन है, मेलेटोनिन बहुत चलती है, क्योंकि मेलेटोनिन इज सपोज टू हेल्प यू विद जेट लैग। ओके। एज फार एज ड्रग्स आर कंसर्न्ड, ड्रग्स का इशू ये है कि ड्रग्स लास्ट इन योर बॉडी मोर देन अ कपल ऑफ वीक्स। और आपके पीआई में मेडिकल आपका सिर्फ वो मेडिकल नहीं होता जो आपने हर साल एक दफ़ा या 2 दफ़ा कराना है। आप किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो जाए, आपका रैंडम ब्लड टेस्ट कभी भी हो सकता है। पीआई करेगी? सर सिविल एविएशन करेगी, ओके। सिविल एविएशन करेगी। और कोई बाहर की, लेट्स से आप जा रहे हैं इन द यूएस, तो वहाँ की एफए, वहाँ की अथॉरिटी करेगी। एंड ये रैंडमली आपके ब्रेथलाइजर्स भी होते हैं और रैंडमली आपके ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो आप ये जो आवाम समझती है कि आप टुन होके जहाज उड़ा रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता सर। देयर आर सो मेनी चेक्स, दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट इन द टाइम फ्रेम दैट आई वाज इन पीआईए, उस वक्त से तो ऐसा नहीं हो रहा। उससे पहले जब रिस्ट्रिक्शंस इतनी ना होती हों, क्या होता था, दैट आई कांट टॉक अबाउट। सही है। ओके। अच्छा, वैसे बिफोर यू बिकेम अ पायलट, योर फादर वाज एन इंस्पिरेशन फॉर यू। जी, अपार्ट फ्रॉम योर फादर, व्हाट एल्स मोटिवेटेड you to become a pilot? it's cool, isn't it? A man in a uniform. You could have joined the army as well. सर आर्मी की तरफ मैं नहीं गया क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस और उस तरह का जो वो जो पीटी है ना, और जो टफ लाइफ है, वो आर्मी की मुझे लगती है, सिर्फ दूर से देखने से ही लगती है कि यार ये तो बहुत ही रफ एंड टफ कर रहे कंट्रोल हैं। करके रखते हैं आपको। हाँ, मैं बोर्डिंग स्कूल भी गया था ना 4 साल, तो वहाँ भी मुझे ये इशू था कि यार एक सेट टाइम है आपका कि आपने इसी टाइम खाना खाना है, वरना आप नहीं खा सकते। ये खेलने का टाइम है, छुट्टी नहीं मिलती थी। रात के 9 बजे हम लोग बैठ के प्रेप कर रहे होते थे, जो कि इंग्लैंड में उसको कहते थे होमवर्क, कि आपने रात को बैठ के टेस्ट करने हैं रोज। यहाँ मैं देखता था यार 2 बजे मेरे दोस्त जो हैं वो छुट्टी करके आए हैं, जो दिल कर रहा है कर रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल ने मुझे अजीब अजाब में डाला हुआ है। तो वहीं से इनफैक्ट इसी से एक बहुत मजे की स्टोरी भी सर याद आई। जब मैं यूके से वापस आया तो मेरे वालिद साहब ने सोचा इसको बोर्डिंग का शौक हुआ है और बोर्डिंग की आदत पड़ी हुई है, ये आदत इसकी हम सस्टेन करवाते हैं। तो सरगोदा में उन्होंने मुझे एंट्री टेस्ट दिलवाने के लिए भेज दिया। तो लंदन से मैं आया, उस वक्त मैं 13 साल मेरी उम्र थी, और मुझे उन्होंने बिठा दिया सरगोदा के एंट्री टेस्ट में। सर मुझे जितने कार्टून वार्टून बनाने आते थे मैंने सारे उसके ऊपर ड्रॉ करके और पेपर में जमा करा के आ गया, क्योंकि मुझे नहीं जाना था। पता ये चला कि 1000 बंदों ने वो पेपर दिया, आई वॉज द 928th। देयर वर सर्टेन पीपल इवन मोर डेस्परेट देन आई वॉज। तो मेरा ख्याल है इधर ही से ना वो जो एक्स्ट्रा कंट्रोल और ये वाली लाइफ है मिलिट्री टाइप, उससे मैं भाग ही रहा था सर। तो पायलट में भी आपको काफी रिस्ट्रिक्शंस तो मिलते होंगे ना? सर इतनी नहीं है ना। मतलब कभी तो दिल चाहता होगा ना कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी की फ्लाइट ली या यूके की फ्लाइट ली, और आपका मूड कर रहा है कि मुझे बंद डब्बे में नहीं बैठना, मैं इतने बड़े एक मेटल ट्यूब में उड़ के 20 घंटे ट्रैवल किया है मैंने, अब मैं एक और कंक्रीट के मेटल बॉक्स में बंद हुआ हूँ, यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता। कभी तो दिल चाहो आपका बोला होगा यार मुझे बाहर जाना है? नहीं सर, शौक पूरा हो जाता था। हम अच्छा। जहाँ जाते थे, पेरिस जाना है, अब आपने 20 घंटे ज़्यादा आप क्या करेंगे? आप चले गए, आपने आईफिल टावर देख लिया, वहाँ पे आपने कोई पिज्ज़ा खा लिया उनका स्पेशल, शांज़ेलीज़े देख लिया, अब क्या करेंगे? और हम सर हर हफ्ते 2-2 3-3 फ्लाइटें आपकी सेम स्टेशन पे अगर लग रही हों, तो कितना देखेंगे और कितना डिस्कवर कर लेंगे? इसमें कभी कभी हमें 2-3 दिन का स्लिप भी मिलता था। स्लिप मीन्स कि 2-3 दिन आप वहाँ पे रुक रहे हैं। तो जब 2-3 दिन का मिलता था एंड आई डिडंट हैव अ किड, तो आई यूज्ड टू टेक माय वाइफ विद मी। तो यूज्ड टू गो, सर देखें आपका होटल मुफ्त है, ठीक है, मजे में आप जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में आप रुक रहे हैं, 3 रातें आपको मिली हुई हैं, वेकेशन ही हो गया, पेड वेकेशन एग्जैक्टली बाय द एयरलाइन। आपको हर घंटे के उस जमाने $5 पर आवर मिलते थे एज योर TADA। होटल आपका ऑन है, breakfast was free of course. तो it was a lot of fun and I have a lot of gratitude. PIA ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिया है सर, और बहुत जिंदगी मैंने एंजॉय की एयरलाइन में रहते हुए। अभी जो पीआई के हालात से खुद देख के आपको दर्द होते हैं दिल में कि यार बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या कहाँ पे आके आपके ख्याल से कि पीआईए जो है अपने ट्रैक से उतर गई? क्या पॉलिसियाँ थी, क्या मसला था? सर बहुत सारी चीज़ें नौकरी करते हुए आदमी ना सीख जाता है। मैंने PIA की
एक गलती से अपने बिजनेस में बहुत कुछ सीखा। पीआईए आउटसोर्स नहीं करती। पीआईए का सबसे बड़ा मसला है कि उनको हर काम खुद करना है। जहाज़ उनके अपने, इंजीनियरिंग उनकी अपनी है, फ्लाइट किचन उनका अपना है, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स उनके अपने हैं, मेंटेनेंस उनकी अपनी है, मार्केटिंग उनकी अपनी है। स्टोरी ये है कि जितनी ज़्यादा जगह आप अपनी टांगें फंसाते हैं उतना आप फंसते चले जाते हैं। हम लोग सर बार्सिलोना जाते थे तो वहाँ पे देयर यूज्ड टू बी वन लेडी। वो जहाज़ पे आती थी, जहाज़ को चेक करती थी, हमारा जहाज़ वहीं पे क्रॉस चेक करके क्लियर करके हमें भेज देती थी। आप यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे जाएं, 200 बंदा जहाज़ के आसपास खड़ा होगा, किसी को नहीं पता क्या करना है। कोई जहाज़ पे कपड़ा मारने तक का नहीं है। ये इतनी ओवर स्टाफिंग क्यों है? कोई तो है ना चक्कर। हर चीज़ आपने अगर खुद करनी है तो हर चीज़ आप खुद देख नहीं पाएंगे। मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। overstaffing and overstaffing and not planning enough जी, resources की गलत इस्तेमाल जी। वगैरह आप कह रहे हैं ये लैक ऑफ आउटसोर्सिंग सर। आउटसोर्स अगर आप कर लेना चीज़ों को, लाइक डेलीगेशन अच्छी नहीं है, जी, डेलीगेट नहीं जी। सीखी है। जो मैनेजमेंट इसको फोकस करना चाहिए हाउ टू मेक द एयरलाइन प्रॉफिटेबल, उन्होंने ज़्यादा टाइम फोकस किया बाकी चीज़ों पे। देखिए सर, हम एक एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज़, हम एक करप्ट मुल्क में रहते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे करप्शन बहुत है और जितनी आप लीवे किसी को देते हैं वो अनफॉर्चुनेटली उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता है। एयरलाइन अगर टूथपिक 17 रुपए का खरीदेगी तो जहाज़ों में क्या करेगी मुझे नहीं पता। इससे ज़्यादा सर अब मैं फंसने वाली बात है ना बोलूँ तो बेहतर मैं है। समझ गया मैं समझ गया। अच्छा एक बात बताएं, अभी जैसे जब आप ट्रैवल करते हैं दुनिया भर में जी। और आपने काफ़ी चीज़ों का आपको एक्सपोजर हुआ, आपने डिफरेंट कंट्रीज देखे, आपको क्या चीज़ ऐसी लगी कि यार हर कंट्री जाता हूँ तो एक चीज़ सेम ही होती है? ऐसा कोई चीज़ आपको फील हुई, ऐसी फीलिंग, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई रूटीन, समथिंग लाइक यू नो यू फेल्ट लाइक यार इट्स ऑलवेज द सेम? सर देयर वर सम लाइक वेरी अपार्ट फ्रॉम द जेट लैग यू हैड, उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ आपने बोला ये तो करना ही है हर जगह जाके? सर हर जगह जाके मैंने वॉक बहुत की है। अच्छा, वॉक बहुत की है और डिस्कवर बहुत की है। ओके। वॉक करते करते एंड आई फेल इन लव विथ माई वॉक, स्पेशली यूरोप में। क्या मौसम था सर, एनीवेयर फ्रॉम 10 अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बाहर निकलें रेडी वेडी होके, सर्दी में तैयार होने का अपना मजा आता है। सर्दी में तो हर चीज का, खाना खाने का अपना मजा आता है सोने का अलग मजा है। सर, हर चीज का मजा आता है हर सर्दी में। चीज़ लेट्स जस्ट लीव इट देयर। हर हाँ, चीज हर का चीज़ सर्दी में मजा जो है वो आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आई रियली इंजॉयड माई वॉक्स, आई रियली इंजॉयड द साइट्स। बहुत सारे लोग करते थे कि किसी ना किसी टूर गाइड के साथ चले गए, वहाँ दोस्त बना लिए, चीज़ें करनी। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आई यूज्ड टू बी ऑन फुट एंड आई यूज्ड टू गो टू ऑल द सुपरमार्केट्स। मुझे क्योंकि फिटनेस का शौक थोड़ा सा हो गया था, लो फैट चीज़ें मैं ढूंढता था, हाई प्रोटीन आइटम्स मैं ढूंढता था। तो हर सुपरमार्केट जाके ना मैं एक्सप्लोर करता था, यार अच्छा यहाँ क्या है और क्या चीज़ हमें कराची में नहीं मिलेगी जो यहाँ मिल जाएगी, और मैं यहाँ से क्या ले जाऊँ। तो खाली सर मैं सूटकेसेस लेके जाता था और यूरोप की फ़्लाइटों पे तो एक लंबी लिस्ट बेगम की होती थी कि ये सारी चीज़ें लेकर आना, जा रहे हो तो ग्रोसरी वोसरी सारी मैं अपनी यूरोप से करके लाता था। ये भी सही था यार, ये भी अच्छा पर्क है। अच्छा कितना वेट कितना अलाउ था पर फ्लाइट पायलट को? आई थिंक कोई लिमिटेशन नहीं होती ज़्यादा। हमारी नहीं है सर। Exactly. तो ये बाकी लोगों के ऊपर क्यों होती है ये साइंस? तो सब समझाओ कि मतलब हल्का से 1 किलो ऊपर हो जाते चार्जेस कर लेते हैं, क्या सीन क्या है इसका? लाइक बीटीएस क्या है इसका बिहाइंड द सीन्स होता क्या सर बिहाइंड द सीन्स ये है कि जहाज कैलकुलेट हुआ है एक बंदे का एक सर्टन वेट और उसके बैगेज के एक सर्टन वेट के हिसाब से। ठीक है। उसी हिसाब से सीटें डिज़ाइंड हैं, उसी हिसाब से जहाज़ डिज़ाइंड है। हमारी कैलकुलेशन होती है, जितना जहाज़ का वेट बढ़ जाता है उतना वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जितना जहाज़ का वेट बढ़ जाता है उतना उसको हैवी वेट टेक ऑफ करना पड़ेगा। जितना वो हैवी वेट होगा उतनी उसकी स्पीडें बढ़ जाएंगी, उतना रनवे लंबा चाहिए। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो वेट के साथ जहाज़ के ऊपर ऐड होती रहती हैं कि कितना एक्स्ट्रा फ्यूल लेना है, मैंने कितना लंबा रनवे रखना है। ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन योर वेट। बट मार्जिन तो भी उन्होंने बहुत रखा होगा ना? नहीं रखा सर। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जहाज है उसमें 100 की कैपेसिटी है, लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूँ आपसे, 100 की कैपेसिटी है। आई अंडरस्टैंड वो जो पाब्लो एस्कोबार की अगर आपने मूवीज देखी हो, जैसे वो अमेरिकन मेड मूवी थी जिसमें टॉम क्रूज कहते हैं जहाज में इतने ड्रग्स आ सकते, और वो तो मैं समझता हूँ, बट एक 737 है उसमें 100 लोग बैठे हुए हैं, ऐसी 10 बंदे आपने खड़े कर दिए, ये 10 बंदे को बोलो आप नीचे बैठ जाओ, एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स सी क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट मार्जिन तो उन्होंने छोड़ा होता है ना।
सर यही होता है ना, कतरा कतरा करते हुए दरिया बन जाता है। एक बंदे को आपने 10 केजी एक्स्ट्रा अलाउ कर दिया, पता चला 100 बंदों को एक्स्ट्रा 10 केजी अलाउ कर दिया, इवेंचुअलिटी में वेट कितना बढ़ गया जहाज़ का, फ्यूल कितना बढ़ गया। एयरलाइन भी तो फ्यूल के पैसे ही दे रही है ना, जो एक्स्ट्रा फ्यूल वो ले रही है। अच्छा, दूसरा सवाल है, बड़ा सर। बचकाना सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्यों ऑफ करवाते हैं जबकि फर्क घंटे का नहीं पड़ता कोई? ये क्या मसला क्या है ये? सर आई नो दे आर प्रोन टू लाइक एक्सप्लोजन, वो तो मुझे बेसिक केमिस्ट्री फिजिक्स पता है, वो बट तो नोट की सीरीज आई थी ना, जो हाँ, खास तौर पे मना हो गया था कि हाँ, ये वाला अगर आपके पास फोन है तो जहाज पे आप बता दें हमें। हाँ, लेकिन फिर भी लाइक क्यों, मसला क्या होता है? इन जनरल सिग्नल्स कैच करते हुए, थ्रो करते हुए, आपका जो सिस्टम, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, दे कैन इंटरैक्ट विद द नेविगेशन सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट। इट इज ट्रू। और कुछ नहीं तो अगर खामखा का नॉइज भी आ रहा है उसको कॉकपिट में, जो कि नहीं आना चाहिए, बिकॉज कॉकपिट में जो बंदा बैठा हुआ है वो आरटी सुन रहा है, रेडियो टेलीफोन पे वो बात कर रहा है, वो टावर से बात कर रहा है, वो नीचे ग्राउंड से बात कर रहा है। अगर उसकी कम्युनिकेशन के अंदर खला आ जाती है, कोई और आवाज़ें आती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से, तो दैट्स गोइंग टू डिस्टर्ब द फ्लाइट, इजंट इट? बट फर्क इतना पड़ता नहीं है असल में ना। मैंने एक पेज फॉलो किया हुआ है, आप जरूर फॉलो करना, कॉलेज ह्यूमर के नाम से। सर उसमें जितने भी मिथ्स है ना उनको बस किया जाता है। उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कॉमेडिक वे में बस किया था। मैं आपको लिंक भेजूंगा, जरूर देखिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई इंसिडेंट हुआ था एक दफ़ा जिसकी वजह से ये रूल अप्लाई किया था। अच्छा सर। और वो इंसिडेंट का भी मेन जहाज़ में कुछ होने से कोई लिंक नहीं था, बिकॉज इतना वो छोटी चीज़ है ना, इतनी वीक होता है मोबाइल फ़ोन कंपेयर टू जो टावर लगे हुए हैं या जो भी है ना, कि वो कंपैरिजन ही नहीं है। इस तरह कि आपने एक ग्रेनेड फेंका है एक पैसिफिक ओशन के अंदर, तो इतना उन्होंने बताया था कि फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है। बहुत बड़ा कुछ ऐसी डिवाइस हो, कोई रिएक्टर हो जिससे कोई रेज आ रही हो, मुझे लाइक मैंने उसमें डॉक्यूमेंट्री में ये देखा था, लेकिन शायद कोई वजह हो मे बी। 10,000 फीट के बाद वो अलाउ कर देते हैं। हमारा एक 10,000 फीट का एक अच्छा, तो ये 10,000 फीट का क्या सीन है, मुझे बताया। बहुत सारे सीन है सर। इन द कॉकपिट 10,000 फीट के नीचे हम रखते हैं स्टेराइल कॉकपिट। जो आपको बकचोदियाँ करनी है 10,000 के ऊपर करनी है। मैंने पूछना अल्ताफ भाई और सुनाए कोई नई ताज़ी, ये वाली बातें हम 10,000 के ऊपर करेंगे। 10,000 के नीचे एक स्टेराइल कॉकपिट होना चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, उसके अलावा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मामला पड़ गया है सीरियस। नाउ यू आर डाउन। अगर जहाज़ टेक ऑफ करता है तो तकरीबन 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है जिस पे वो 10,000 क्रॉस कर जाएगा फ्रॉम द टाइम इट टेक्स ऑफ। एंड नॉर्मली अगर आप लैंडिंग के लिए आ रहे हैं तो अबाउट 10 to 15 मिनट्स प्रायर टू लैंडिंग आप 10,000 फीट पे आ जाएंगे। ये वो डिफरेंट बात है, अगर आपको वो सर्किट लंबे करवा रहा है और ट्रैफिक ज़्यादा है टावर के पास या ऐसा कोई चक्कर है तो लंबा आपका टाइम हो सकता है। बट जनरली ये टाइम आपका होता है टू कीप काम की बात तक रखना। फिर पैसेंजर्स को भी वो उसी वक्त सीट बेल्ट बनवा लेते हैं, खिड़कियाँ आपकी खुलवा लेते हैं, सीटें आपकी सीधी कर लेते हैं। ये सब 10,000 फुट पे होता है। जो आपके पैसेंजर साइंस ऑन होते हैं और ऑफ नहीं होते, वो फ्रॉम द टाइम दैट यू क्रॉस 10,000 ऑल द वे अप टिल यू पार्क द एयरक्राफ्ट, उसके आपके पैसेंजर साइंस ऑन रहते हैं सीट बेल्ट्स के। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं सर तो काफ़ी मोनोटोनस सी वाइब आती है बीइंग अ ट्रैवलर, कि भैया वो बोर्डिंग है और आप गए। ये सेम मोनोटोनस फीलिंग तो आप लोगों को भी आती होगी इतनी सारी फ्लाइट्स करने के बाद। कभी ऐसा कोई मोमेंट है कि आप बोलते हो यार मैं पक गया हूँ? मतलब उसको कैसे टैकल करते हैं मोनोटोनस रूटीन को? सर एयरबस 310 पे फ्लाइंग थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पायलट थे कम और पैटर्न थे ज़्यादा। मैंने तकरीबन 90+ आवर्स फ्लाई किया है फॉर 6 to 7 months स्ट्रेट। सर सुबह उठ के मैं मेन्यू कार्ड ढूंढ रहा होता था कि मैं कौन से स्टेशन पे हूँ, मैं रात को कहाँ आया था। मैं जद्दा में बैठा हूँ, मैं पेरिस में हूँ, मैं बार्सिलोना हूँ, मैं रात को आया कहाँ से था, पता चला ये नहीं आप तो कोलमपुर में। तो इस तरह से बिकॉज देयर वाज सो मच फ्लाइंग, एक दिन आप यहाँ वहाँ से वापस, फिर यहाँ फिर वहाँ से वापस। फिर इनका इशू ये होता है कि इतनी फ्लाइंग नहीं होती जितने नक्शे होते हैं। अब आपने एक फ़्लाइट ऑपरेट करनी है मैनचेस्टर की, वो कराची से जा ही नहीं रही। अब कराची का बंदा स्टेशन होगा लाहौर, एक दिन पहले आप कराची से निकले लाहौर जाने के लिए, एक रात आप लाहौर में रुके, अगले दिन वहाँ से सुबह आप निकले, आपका डिपार्चर लाहौर से, फिर वापस आपको फेंक देंगे इस्लामाबाद में। अब आप इस्लामाबाद पहुँचे, वहाँ एक दिन आपको रुकना पड़ेगा, फिर आप वापस घर आए। घर आप जैसे आए 24 घंटे आपको मिले, फिर आप जा रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए तो ये अच्छा है, आप घर आए, बच्चे को स्कूल से पिकअप ड्रॉप करें, बेगम को डेट पे लेके जाएं, किसी के बोर होने से पहले निकल जाए। मेरा ख्याल है ज़िंदगी इससे अच्छी आदमी के लिए नहीं होगी।
बट इसके अपने चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज मेरी आज तक एक प्रॉपर फैमिली लाइफ नहीं हो सकी. मेरी बेगम मुझे कहती है तुम 40 साल की अभी तक बैचलर लाइफ गुजार रहे हो. तो एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर इन दिस पॉडकास्ट आल्सो, इस अगस्त में आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा हाँ, ये मैं अगला सवाल मेरा ये था कि अगर जैसे एक नॉर्मल बंदा है कराची में, लाहौर में, किसी भी सिटी में दुनिया के, वो जाता है 9 to 5 जॉब करता है और मंडे टू सैटरडे या कुछ मुल्कों में मंडे टू फ्राइडे 5 डेज या 6 डेज वीक काम करता है, सैटरडे संडे उसका ऑफ होता है. आपका एक नॉर्मल रूटीन जब आप पायलट थे, फॉर एग्जांपल आपकी मंडे को फ्लाइट है, तो मैक्सिमम आप एक हफ्ते में कितना ट्रैवल कर लोगे, कितने दिन आप घर पे होते हो? हमारे महीने के होते थे सर 4 मैंडेटरी ऑफ. 4 मैंडेटरी ऑफ. मैंडेटरी ऑफ. ठीक है. जो एम ऑफ आपके रोस्टर में लिखा होता था ना, ये वाहिद दिन है कि आपको कोई नहीं छेड़ सकता. ठीक है. तो इस केस में लेट से अगर महीना पहले या 2 महीना पहले आपको पता है कि आपने किसी शादी में जाना है, आपको पता है आपकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, आपको पता है आपके बच्चे का बर्थडे आ रहा है, कोई चक्कर ऐसा है, कोई सीन ऐसा है कि आपने शहर में होना ही होना है और कोई काम आप नहीं कर सकते, तो महीना पहले उनको आप रिक्वेस्ट कर देंगे जी मेरा इस डेट को एम ऑफ लगाते हैं रोस्टर बनाने से पहले पहले. सही है. ताकि आपकी वो दिन वो क्लियर रखें. ठीक है. 4 डेज अ मंथ आपको मिलते हैं जो आपके मैंडेटरी ऑफ होते हैं. ठीक है. उसके अलावा एयरलाइन कैन आस्क यू टू फ्लाई एट एनी टाइम एंड एनीवेयर. और होता भी यही था सर, जो हमारा रोस्टर बन के आता था वो फॉलो नहीं होता था. अब मेरी कल की फ्लाइट है, मैंने जद्दा जाना है, मुझे आज फोन आ जाएगा कि जी शाम को कोलंबोर फ्लाइट जा रही है, हमारे पास बंदा नहीं आ पा रहा. सही है. तो नॉर्मली आई कैन नॉट प्लान अहेड ऑफ टाइम बिकॉज द शेड्यूल कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है. बट फॉर एग्जांपल मंडे को आपने फ्लाई किया जी, आप कोलंबो पहुंच गए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समवेयर फार लाइक यूके. यूके पहुंच गए, आपको मिनिमम 15-20 घंटे की आपने फ्लाइट की, 20 घंटे की होती है फ्लाइट या 25 घंटे की, आई डोंट नो. तो आप वहाँ चले गए, तो फिर आप वापस कब आए? थर्सडे तक. थर्सडे तक. और उसके बाद दोबारा अगर फ्लाइट पकड़ेंगे आप, सैटरडे. तो कितने दिन मिले आपको हफ्ते में घर वालों के साथ एवरेज? मतलब मुझे डेढ़ दिन. अबे यार, ये तो बड़ा हार्ड डिसीजन. एज पर एयरलाइन पॉलिसी आपको वो 10 दिन कंटिन्यूसली नौकरी नहीं करवा सकते. हर 10 दिन में एक एम ऑफ आना जरूरी है. तो 1.5 दिन आपने गुजारे हफ्ते में फैमिली के साथ. मेरी एवरेज है सर, मैं एयरलाइन में फ्लाई करते हुए 4 दिन वाइफ महीने इज में घर राइट. होता था. मैं ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था. 1.5 दिन यार, तो बड़ी टफ ड्यूटी है यार, ये बहुत टफ ड्यूटी. नो वंडर दे आर पेड सो मच. दे शुड बी पेड मैन. सर दे आर नॉट पेड दैट मच. अच्छा, दे आर नॉट पेड दैट जब मच. मैं एयरलाइन में था तभी से माय फ्रेंड्स हु वर लॉयर्स हु वर वर्किंग इन डिफरेंट फर्म्स इन डिफरेंट प्लेसेस, accountants, started making as much money if not more than what I was making. And eventuality में all my friends were making more money than I was making in the airline. तो इसमें पायलट में इस तरह नहीं होता कि हर साल इंक्रीमेंट लगता है या एक्सपीरियंस पॉइंट्स पे पैसे नहीं बढ़ते? क्या होता है सर माइल्स के ऊपर? इन्फ्लेशन आप देखें ना, रुपया कहाँ गिर गया है. ओके. विथ द स्पैन ऑफ टाइम, स्पेशली ये 100 रुपए से जब डॉलर ऊपर गया है, तो ऊपर जाते 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 जितना ऊपर गया उतनी तो सैलरीज हमारी नहीं बढ़ी. बाहर तो पायलटों को सैलरीज मिल रही हैं डॉलर्स में. पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक महीने पे PIA से 30 लोग से ऊपर रेजिग्नेशंस आ गई हैं बिकॉज पायलट्स आर गोइंग अब्रॉड नाउ. एक पायलट को अगर $30,000 की सैलरी मिल रही है, वो तकरीबन 60 लाख रुपए से ऊपर है. यहाँ अगर 60 लाख रुपए किसी को मिल रहे हो तो मुझे जरूरत है इतनी शक्लें देखने की जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे. व्हाई वुडंट आई जस्ट गो एंड फ्लाई अब्रॉड? तो जिसको मौका मिल रहा है सर वो जा रहा है बाहर. आपने कभी सोचा कि PI छोड़ के मैं किसी और फ्लाइट के लिए करूं? उसके बारे में कुछ बताएं. सर एक टाइम पे मेरे 2-3 बैचमेट्स जा रहे थे एमिरेट्स. अच्छा. एंड एट दैट पॉइंट टाइम आई वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड. $20,000 थी उस वक्त एक फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी ऑन द 777s. एंड आई आस्क्ड माय फादर कि मुझे जाना है. क्यों जाना है, क्या मसला है? पैसे अच्छे मिल रहे हैं, ले लो मुझसे पैसे ले लो. तो मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, अच्छा करियर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरा बेटा भी वहीं पढ़ेगा, एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा. तो व्हाट ही सेड टू मी वाज कि यार तुम्हारी अम्मी और मैं तो यहाँ हैं, तो हमें छोड़ के जाना चाह रहे हो क्या? फिर सर मैंने जवाब नहीं दिया उसका. मैं आई डिसाइड नॉट टू गो. और हमारे यहाँ वो नहीं होता कि यू डू एज यू प्लीज. वालिद साहब की रिक्वेस्ट नहीं होती, और वो जो कहते हैं हमें मान लेना चाहिए, हम घर में मान लेते हैं. इससे मैं एक और सवाल मेरा ये था कि सिंस योर फादर इज आल्सो बिजनेसमैन, ही इज ऑलरेडी अ बिजनेसमैन, तो मे बी यू थिंक कि उन्होंने कहा कि बच्चा A-levels इंटर के बाद उसने पायलट का कोर्स किया,
पायलट बन गया, पीआईए में काफ़ी टाइम गुजार लिया। इवेंचुअली उनका भी शायद यही प्लान हुआ कि आप बिजनेस की तरफ ही आएंगे, जो आप इवेंचुअली आ भी गए। जी दैट्स व्हाई ही वाज लाइक व्हाई आर यू गोइंग अब्रॉड, जी यू वांट अ जॉब, हैव अ जॉब। ये इस शायद यही वजह होगी। ऐसे ही है सर। मेरी एयरलाइन छोड़ने से 3 साल से मेरे वालिद साहब मेरे पीछे पड़े हुए थे कि एयरलाइन छोड़ दो। अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। हाँ, मैंने कहा आप तो रिटायरमेंट पूरी आपने 60 साल में ली, मुझे छुड़वा रहे हो आप। हम्म, तो उन्होंने कहा यार मुझे अगर पता होता हम्म, कि इतना काम मैं कर सकता हूँ हम्म, and this is the amount of potential that business has, Hmm. I would have quit 20 years earlier. तो मुझे वो कह रहे थे कि तुम छोड़ दो एयरलाइन, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इवेंचुअली जब मैंने डिसाइड किया छोड़ने का, तो उनको मैं कह रहा था कि डैड मेरी कमांड आ गई है पीआईए में, सॉरी इन द एयरलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी 2 टाइटल्स होते हैं इन एन एयरक्राफ्ट, राइट एंड लेफ्ट सीट। राइट सीट पे जूनियर बैठता है, ही इज द फर्स्ट ऑफिसर, ही इज सेकंड इन कमांड। लेफ्ट पे बैठता है जैसे कैप्टन। सली में बैठा था, सली मूवी में लेफ्ट पे सली था, यस राइट पे मूछो वाला था। यस। Yes, so राइट पे इज योर जूनियर, हम्म, he is the second in command. First in command होता है कैप्टन ऑन द लेफ्ट। हम्म, अपार्ट फ्रॉम सैलरी वैलरी ये वगैरह, जो कैप्टन होता है उसका तो कोई बॉस ही नहीं होता। हम्म, उस जहाज पे तो उसका बाप कोई नहीं है। हम्म, हम एज फर्स्ट ऑफिसर्स हमारे बॉस चेंज होते रहते थे, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी खुश का आ गया, कभी कोई कैसा आ गया। हम्म, तो जब मेरी कमांड की बारी आई तो मैंने कहा अब्बा मैंने एयरलाइन की नौकरी सारी राइट सीट से तो कर ली, अब मजा आना शुरू हुआ, अब बुला रहे हो। हम्म, तो ही सेड अब सोच लिया है तो छोड़ दो, वरना ये स्टोरी कभी खत्म नहीं होगी। तुम बोलोगे अभी कमांड आ गई, हम्म, बाद में तुम कहोगे जेट कमांड आ गई, बाद में तुम कहोगे अब मैं इंस्ट्रक्टर बन रहा हूँ, अब मैं चीफ पायलट बन रहा हूँ। उन्होंने कहा ये ऐसी दुनिया में बेटा गुजार के गया हूँ, ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। अब सोच लिया है कि छोड़ना है तो छोड़ दो। Your father was also in PIE एनपीआई all his life. ऑल इज लाइफ। चले नाइस यार। बीच में एमिरेट्स गए थे, जिस जमाने में एमिरेट्स को पीआई ने सेटअप किया, तो पीआईए ने यहाँ से लोग भेजे थे एमिरेट्स। माय फादर वाज वन ऑफ दोज पीपल बैक इन द डे, जब एमिरेट्स एयरलाइन शुरू करने हो गए थे। ठीक है। अच्छा बाबर भाई, एक सवाल है, आपने किस साल फाइनल, मुझे एग्जैक्ट अगर आप इस साल बताएं कि इस साल आपने पायलट जी का करियर छोड़ दिया जी और आपने सोचा कि मैं अब कुछ और करूंगा, जी। तो वो कुछ और क्या था? व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप एंड व्हाट ईयर इट वाज? COVID was our turning point, wasn't it? Okay. In everybody's life, for some reason, COVID का बड़ा role है in deciding the rest of your life and how it's going to go. सेम हियर। अच्छा, आपके साथ भी हुआ? तो कोविड सर 2020 में जब आया तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की फट गई थी, हम अकेले तो नहीं थे। समझ ही नहीं आ रही थी आप क्या घर है। पे थे, आप किसी फ्लाइट पे थे कि कोविड पीछे आ गया? नहीं सर, मैं घर पे था, मैं अच्छा। घर पे था और ख़बरें चलना शुरू हुई और ऑनलाइन वो एक रेटिंग्स आ रही थी कि इतने बंदे इधर मर रहे हैं, इतने इधर मर रहे हैं, इतने इधर मर रहे हैं। सारी फ़्लाइटें वाइटें कैंसिल, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद फ़्लाइटें जब शुरू भी हुई, along with this there was another incident that happened that I have to tell you, which was a deciding factor. हमारे एविएशन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको यस शायद अगर यस याद यस, हो। वो पीटीआई गवर्नमेंट वाले जो थे। एक ज़माने में सर हमारे जो पाकिस्तानी पायलट्स थे ना, वर्ल्ड ओवर दे वर प्रेज्ड। They were praised because of the Air Force as well. They had good victories in against I think Israel के खिलाफ भी जंग में पाकिस्तानी पायलट्स गए थे। अगर मैं हिस्ट्री में बड़ा जी। फॉलो करता हूँ, 65 की जंग में हमें मालूम है पायलट्स बाप थे, एयरलाइन हमारी खराब थी, पायलट्स नो डाउट बहुत बाप थे हमारे। It was an honor Yeah. to fly around the globe, and someone used to ask me कि what do you do? I used to tell them I'm a pilot. It was an honor. It became a gali, sir. After the aviation minister came out and said what he said कि ये सारी डिग्रियां जाली थी। मैं छोटी सी बात करूंगा, मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा। 300 बंदों के नाम आपने उछाल दिए टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, उसमें से 280 क्लियर हो गए, अभी तक फ्लाई कर रहे हैं, 20 बंदा फंसा है। 280 जो क्लियर हुए हैं उस पर एक अपॉलॉजी नहीं है सर। आपने तो दुनिया को बता दिया कि जी यहाँ पे तो लाइसेंस मिलता है पैसे देके। ऐसा हो सकता है सर आपके ख्याल में? इम्पॉसिबल है। हमारी इतनी स्ट्रिक्ट, हर 6 महीने बाद हम सिमुलेटर्स करते हैं, वहाँ पे हमारे चेक्स होते हैं। हमारा मेडिकल 40 से पहले होता है हर साल, 40 के बाद 2 दफ़ा साल में। आपका वेट बढ़ गया, आपका बीपी हाई हो गया, आपका अगर उंगली फ्रैक्चर हो गया, फ्लाई नहीं कर सकते। ये ऐसे कोई बच्चों का खेल थोड़ी है यार। इसमें मतलब लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक ये है ना, देखो करप्शन, बेईमानी, 2 नंबरी हर फील्ड में होती है। पायलट
या जो जहाज़ चला रहा है बंदा, वो एक ऐसी फ़ील्ड है कि नो डाउट आप जितने भी आप 2 नंबरी आपने की हो या आपके इदारे 2 नंबर हो, वो रिस्क नहीं ले सकते। इट्स सच अ ह्यूज पीआर स्कैंडल या पीआर डिज़ास्टर कि आपका जहाज़ गिर गया, क्योंकि वो बंदा, अगर कोई गाड़ी तो है नहीं ना कि चलो मैक्सिमम अपने आप को उसने गाड़ी ठोक दी या किसी पैसेंजर को ठोक दिया, ड्रंक ड्राइविंग में होता है। ये ड्रंक ड्राइविंग की गाड़ी वाली ड्राइविंग नहीं है, जहाज़ उड़ रहा है। जहाज़ में 200-300 लोग साथ लेके जाएगा वो, नेशनल शेम अलग होगा। तो इस वजह से मुझे तो ये चीज़ मैं बाय उस टाइम भी नहीं कर पा रहा था कि जाली होंगे। मैंने कहा भाई हल्के-फुल्के होंगे, जैसे एक होते हैं ना कि यार 5 फुट 8 इंच का चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन 5 फुट 9 इंच है या 5 फुट 7 इंच है। एक की एज एक ऊपर नीचे हो गई यहाँ पे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में, या थोड़े बहुत टेस्ट हो गए, या किसी को एक क्या कोई खांसी थी या कोई मसला था फिजिकल, जो कि वो फिर भी जुगाड़ में चला रहा था, जी जैसे कि इसी तरह हुए होंगे छोटे मोटे जो होते जी लोग, और इवेंचुअली वैसा ही निकला। बट इसका अब ये देखिए इसका इम्प्लीकेशन कितनी बड़ी, आपके लाइसेंस कैंसिल हो गई, यूरोप की फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई, तो सर ये तो बड़ा डैमेज हुआ आप होगा। देखिए ना, एयरलाइन क्रैश में वो कहते हैं कि पायलट की गलती थी। हम्म आप एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन निकाल लें, हम्म डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं। हम्म पायलट एरर्स होते हैं सर, इंसान गलती करता है। हम्म इंसान की गलती करने का मतलब ये नहीं है आपकी सारी की नस्ल ही खराब है यार। हम्म ऐसा थोड़ी है कि एक बंदे ने अगर गलती कर दी और उससे गलती हो गई हम्म तो सारी की सारी कम्युनिटी जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो खरीद के लेकर आई हुई है, हम्म पैसे लगाए हुए हैं। हम्म तो आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोविड। कोविड के ज़माने में मैंने जो बीजिंग की फ़्लाइटें की, हम्म हमारे नाकों के अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सुइयाँ घुसाई हैं सर कोविड चेक करने के लिए। हम्म फिर एक आपको अछूत समझ के एक होटल के कमरे के अंदर बंद कर दिया उन्होंने। हम्म अब आप 1 हफ़्ता कमरे में बंद हैं, आपका खाना नीचे से ऐसे आता है जैसे आप किसी जेल के सेल में बैठे हों। हम्म उसके बाद आपके सारे स्टेशंस बंद, दुनिया तो वैसे बंद है। हम्म एविएशन मिनिस्टर ने जब बात की तो यूरोप वालों ने कहा आप मत आएँ। हम्म सिर्फ मिडल ईस्ट रह गया। फिर भी कुछ नहीं मिला तो हम लोग यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स को अफ्रीका लेके जाते थे। हम्म बुजमपुरा हम लोग गए हैं, आई रिमेंबर 16 घंटे की फ्लाइट करके हम्म आना जाना। तो द प्रॉब्लम इज इट स्टॉप बिकमिंग फन, हम्म एविएशन स्टॉप बिकमिंग फन। जनरली पहले क्या होता था कि आपके स्टेशन ज़्यादा होते थे, हम्म नौकरी में इज्जत थी, पैसा तो हमने पहले भी सर नहीं देखा बिकॉज आई डेंट हैव अ प्रॉब्लम फॉर मनी। हम्म आई वॉज ऑलवेज टेकिंग समथिंग और द अदर फ्रॉम अब्बा, कुछ ना कुछ उनको उनके काम में हेल्प करता रहता था, उधर से भी सैलरी ड्रॉ कर रहा था। हम्म एंड पैसों का कभी इशू, आई वॉज नेवर मोटिवेटेड फाइनेंशियली। हम्म I always flew because I loved flying and I loved the job and I loved the perks also and I loved the glamour of it also. ये बहुत मजा आया मुझे एयरलाइन में. When it stopped becoming fun, that is when I asked my father whether I should quit. और वो छूटते साथ ही, हाँ मैं तो कब से कह रहा हूँ. वो तैयार बैठे हुए थे, उसने बोला फौरन आ जाओ। अच्छा, फिर आपने अगला रोल क्या किया आफ्टर लिविंग अ पायलट, लाइक पायलट वाली जर्नी आपने छोड़ दी, यू स्टॉप बीइंग अ पायलट, व्हाट वाज द नेक्स्ट फॉर यू? सर एविएशन मैंने 2 दफा छोड़ी. ये ओह, बात बहुत कम लोगों को पता है. अच्छा अच्छा, पहले क्या छोड़ी थी आपने, किस साल? 2015 में मैंने, आपकी गवर्नमेंट आपको देती है लीव विदाउट पे. सही है। अजीब सा रूल है. लीव विदाउट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, एक ही दफा मिलेगी, मैक्सिमम 3 साल मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी. हम्म तो हमने एक ही दफा ली, 3 साल की ली, और दोबारा अब हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते. ये 3 साल की लीव लेके मैं गया था 2015 से 2018 मुल्तान में अब्बू का बिजनेस सीखने. ठीक है। कि मेरे डैड जो हैं हम्म उनका बिजनेस है और मैं वहाँ जा रहा हूँ. यहाँ मैं सर पायलट था, वहाँ मैंने कहा डैड के बिजनेस में जा रहा हूँ. अच्छे मैंने महंगे महंगे सूट लिया. आई रिमेंबर बिस्टर विलेज में लंदन में गया, बड़ा अच्छा मैंने अपनी वार्डरोब शॉर्डरोब सेट की, नोकीले जूते लिए, हम्म तैयार होके हम जाएंगे. मैं जब पहुँचा मुल्तान वालिद साहब के पास, आई एम रेडी डैड, हम्म तो उन्होंने मुझे एक वो रुमाल होता है जो सलवार कमीज पे पहनते हैं, वो उन्होंने पकड़ाया और उन्होंने कहा बेटा साइड पे जाके कंस्ट्रक्शन कराओ, बाहर गर्मी है लग जाएगी, इसको कपड़े को गीला करके रखना. हम्म तो जो सारे मेरे ख्वाब वाब थे ओबरॉय वाले, वो सारे उन्होंने वहीं के वहीं तोड़ दिए. मैंने कहा अच्छा ये इस तरह से नहीं होता जिस तरह हमने मूवीज में देखा है कि मैं डैडी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं लाखों करोड़ों के चेक साइन कर रहा हूँ. ये सीन नहीं है. अब मैंने कहा नहीं बेटा ये सीन नहीं है, आपने जाके घरों की कंस्ट्रक्शन करानी है. तो at that point in time, the first time that I went, I constructed about 300 houses in Multan in dad's company. ओके, इट वाज लाइक अ सोसाइटी। It was like society, sir. सुबह पहली दफ़ा रूटीन थी मेरी, सुबह 7 बजे साइट पे पहुंचना है,
शाम को आपने 5-6 बजे उसको बंद करना है साइट को। जो आपने कंस्ट्रक्शन करानी है, एक एक बिल आपने चेक करना है वहाँ पे। अगर छत का स्लोप सही नहीं है तो आपका मसला, प्लास्टर सही नहीं है तो आपका मसला, पेंट सही नहीं है तो आपका मसला। तो फ्रॉम घर की खुदाई से लेके उसकी फिनिश तक, जब तक चाबी रेडी नहीं होती थी, कस्टमर के घर मैंने बनाए और ये 300 घर हमने फिनिश किए एंड दैट पीरियड। कितने बड़े घर थे ये? लाइक 500 गज वाले, 1000 गज वाले या नॉर्मल घर? सर 150 गज से लेके 1 कनाल तक। अच्छा। सो फ्रॉम 150 स्क्वायर यार्ड्स ऑल द वे अप टू 600 स्क्वायर यार्ड्स कि हमने घर फिनिश किए, बनाए हैं सिरे से और उनको फिनिश किया। सही है। तो 3 साल आपने फिर कंस्ट्रक्शन में? 3 साल मैंने कंस्ट्रक्शन की। सर इलेक्शन में खड़े हो जाए आप 60 साल की उम्र में क्योंकि वो आपकी जो जर्नी है ना, वो मुझे वो वाली लग रही है, वो नहीं है जॉर्ज हॉकर बुश वाली, कि हाँ भाई वो नेवी सील भी था और बिजनेस भी चला चुका है, ऑयल एग्जीक्यूटिव भी था, बाद में वो प्रेसिडेंट भी बन गया। अभी तक हम जिम में घुसे ही नहीं है। हाँ, जिम में तो मैं जिम में मैं बाद में आऊँगा, आपको लग रहा है मेरी हालत से कि मैं आपको जिम से सवाल पूछूंगा। जिम में आपसे सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। लेट्स कीप इट अवे फ्रॉम जिम, आई वांट टू नो द रियल बाबर बुचर। अच्छा, उसके बाद आपने फिर आफ्टर दैट 3 साल आपने कंस्ट्रक्शन की? That was the time हाँ। period when my son was going to Montessori. सही है। तो उसने अपनी मॉन्टेसरी पहली दफ़ा जब उसने स्कूल ज्वाइन किया तो मुल्तान में ही किया। हमारी हाउसिंग सोसाइटी है मुल्तान में, उसी के अंदर स्कूल था, उसी हाउसिंग सोसाइटी में हम रहते थे। कराची इतना सिक्योर नहीं है, वहाँ हमने गेट कंपाउंड की सिक्योरिटी देखी। जहाँ सिक्योरिटी थी वहाँ सर बोरियत भी हुई। मर्द क्योंकि काम कर रहा होता है, जहाँ उसे काम मिल जाए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए, एक एसी मिल जाए, हमें तो परवाह ही नहीं, हम काम करते हैं दुनिया में जहाँ मर्जी हो हमारा काम हो जाए। मैं बोलता हूँ हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेकार में हैं। ऑल वी नीड इज़ अ गुड बेड, अ टीवी बिग एस, एक PS5 हो बस, और एक फ्रिज हो, बस वॉशरूम अच्छा हो, बाकी क्या चाहिए? सोफे और ये एक रखा हो, एक सोफा कम बेड कमरे में, बाकी पूरा घर खाली हो भले। एब्सोल्युटली सर, मुझे तो टीवी की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने टैबलेट के ऊपर बैठ के सारी जिंदगी नेटफ्लिक्स देखा है। जितने मैं होटल्स पे गया हूँ, वही टैबलेट जो हमें जहाज की किताबें जैसे पढ़ते थे, उसी पे हम लोग फिल्में देखते थे। सही है। तो बेसिकली इन ऑल ऑफ दिस टाइम पीरियड इट वाज अ लॉट ऑफ फन, इवन कंस्ट्रक्शन वाज लॉट ऑफ फन। मुझे डिसिप्लिन तो एयरलाइन ने दे दिया था कि सुबह अगर 5 बजे बाबर साहब की गाड़ी ने आना है तो उन्होंने कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, यूनिफॉर्म पहन के कितने बजे तैयार खड़े होना है, वो तो एयरलाइन ने सिखा दिया था। तो जब अब्बा ने कहा कि सुबह 7 बजे आपको आना है साइट पे, तो 6:30 बजे बाबर तैयार था, शलवार कमीज पहनी हुई, कपड़ा अपना रखा हुआ, रेडी साइट पे जाने के लिए। गर्मी बहुत लगी सर मुझे, मुल्तान की गर्मी बहुत गंदी गर्मी, बहुत गर्मी लगी मुझे। रफ एंड टफ इस एयरलाइन ने तो किया जो अब्बा ने किया ना, वो उसका कोई कंपटीशन नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने किस साल फिर आपने दोबारा 2018 से दोबारा स्टार्ट हो गए? 18 से लेके 2021 तक आई वाज इन द एयरलाइन। फिर आपने छोड़ दी? yes. फिर क्या किया आपने? फिर छोड़ के वापस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हम अब्बा के पास चले गए। इस दफा बेगम साहिबा साथ नहीं आई। अच्छा। पहली दफा साथ आई थी। ओके। इस दफा उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि छोटू की एजुकेशन जो है वो मुल्तान में इतनी अच्छी नहीं है जो कराची में होगी। कराची की तो बच्चे एजुकेशन की हमने लेवल बेस अच्छी सेट करनी है। तो इन 2021 आई बिलीव, हाँ 2021 आई वेंट बैक टू मुल्तान। ठीक है, नाउ वी आर इन 2025। अब ये 4 साल रह गए, इसके ऊपर हम आते हैं। अब मुझे बताएं, अब इन 4 सालों पे आने से पहले अब सवाल करते हैं कि आपको अचानक से फिटनेस का शौक कहाँ से हुआ? इस पूरी जर्नी के अंदर अब बताएं आप। ये आपने शायद कोई पिक्चर देखी थी अपनी किसी बर्थडे पे, वो क्या कहानी थी? स्टोरी बड़े मजे की है। स्टोरी ये है कि मुझे पता ही नहीं था मैं कब मोटा हो गया। पतला मोटा तो मैं सारी जिंदगी होता रहा। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मोटा हो गया। लोग कहते तो मोटे बाबा तो राउंड हूँ। जब 1 साल के बच्चे का मैं बाप बनाया सर, वो तस्वीर मैंने सोशल मीडिया पे बहुत दफा शेयर की। अभी मैं देख के कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि मैं ऐसा था। सर मैं उस वक्त भी देख के इतना ही हैरान था, हालांकि मैं उस वक्त ऐसा ही था। लेकिन आईने में मुझे उस तरह, ये आईना जो है ना सर, ये झूठ बोलता है। मैं बताऊं, जो देखता आईने में वो सोचता मैं अच्छा लग रहा हूँ। देयर इज समथिंग इन द मिरर दैट लाइज टू यू। इस फोटो ने ना मेरी जिंदगी सारी चेंज कर दी। When I saw that picture, I said, "यार, something's wrong, man. What the hell is my problem?" पिक्चर 3D में आप देख रहे हो, आईडी में तो आप 2D देख रहे होते हो। निकल यार, I look demented, मैं तो कोई अंकल मंकल लग रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त तक किसी ने मुझे कहा नहीं था
ना एयरलाइन में, ना मेरे दोस्तों में, ना मेरी बेगम ने, ना किसी बच्चे ने, मतलब मुझे किसी ने कहा नहीं कि आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए, आपका थोड़ा पेट निकल गया, आपकी थोड़ी हालत ख़राब लग रही है, किसी ने कहा ही नहीं। क्या वेट था उस टाइम आपका? मेरा था सर वेट 84-85 केजीज ये तो होगा। कुछ भी नहीं है, ये तो वो वेट है जो मैं चाह रहा हूँ कि अभी मेरा हो जाए। एनीवे, फिर ये भी कोई वेट है यार? तुम फिट लग रहे होगे उस टाइम भी। अच्छा खैर, एनीवे। तो उस वक्त पहला तो मुझे वही मिला कि यार जिम जाना है पतला होने के लिए, और पतला ही होना है। ठीक है। जो 99% अवाम जिम जाती है करने के लिए, वो बेसिकली एक सेक्सियर वर्जन अपना चाहते हैं बनना। हम सब यही चाहते हैं। सबको सलमान बनना है। हाँ, हाँ। सबको यही बनना है। सब कहते हैं चलो यार सलमान खान बहुत दूर है, उसके करीब करीब भी आ जाएं, या यहाँ से कुछ बुरे हालात कम हो जाएं तो। अच्छा, सलमान खान की बॉडी मुझे कभी समझ नहीं आई। इट्स लाइक बिग ब्लॉक्स ऑफ मीट स्टिक टुगेदर। ना उसके कोई एब्स है ना कुछ है, बस एक पता नहीं क्यों बॉडी मशहूर है उसकी। सलमान खान का जितना पेट बढ़ जाता है ना, वो हाँ। उससे बड़ा अपना चेस्ट कर लेता है। अब उसको देखोगे, उस साले का वी टेपर खत्म नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। जितनी मर्जी उसकी तोंद निकल जाए, उसका चेस्ट और उसका अपर लैट जो है वो और बाहर निकला। एग्जैक्टली, चौड़ा होता जा रहा है वो। हाँ, तो he's become this wide physique, वेरी वाइड। which is again not easy to build सा। बट उस वक्त यही था कि यार पतला होना है किसी तरीके से, बस यार ये बॉडी फैट से जान छुड़ानी है। क्योंकि बॉडी फैट जो है ना, ये इसकी वजह से मैं अंकल लग रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम था। ठीक है। मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे बॉय बनना है। तो फिर आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की फिटनेस वाली, तो शुरू में तो आपने ऐसी कुछ रूटीन्स फॉलो किए होंगे, कुछ एडवाइसेस फॉलो किए होंगे, रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। ओहो, तो ये कैसे इसकी हर रूटीन सर, आप हाँ। डाइट का नाम ले, मैंने की है। आप कीटो बोले मैंने की हुई है, कार्निवोर मैंने की हुई है, फास्टिंग मैंने की हुई है। 10-10, 12-12 दिन मैं पानी पे गुजारा किया है सर। मैंने 2-2 हफ्ते सिर्फ डाइट कोक पी। मुझे जिस दिन पता चला कि डाइट कोक मोटा नहीं करेगी, अरे मैं क्रेट वेट उठा के घर पे लाना शुरू हो गया। दिन की 24, 25, 500 ml की बोतलें में डाइट कोक की पी जाता था। बट कितने टाइम बाद आपको रियलाइज हो गया कि जैसे करंट आपकी जो सिचुएशन है, अब आप बिल्कुल सेट है, यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा, और यहाँ तक पहुँचने का आपके पास रास्ता का आपको साफ नजर आया? बिकॉज आपने शुरू में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं कि रनिंग कर लो और ये शुगर छोड़ दो, ये कर लो, ये तो आपने किया होगा शुरू में, बट एक प्रॉपर आपने अपनी ट्रांसफॉर्म की बॉडी, पैक्स वैक्स निकाले, ये आपको किसने सिखाया? आपको सर जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो ये भी नहीं होता कि रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रिजल्ट में जितना टाइम लगता है, आप में इतनी पेशेंस हो या ना हो, आपके दोस्तों में नहीं होती। आप कहीं खाने पे बैठते हैं तो आपको एक आध ताना मिलता है, भाई तू डाइटिंग करके क्या कर लेगा यार, छोड़, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वहाँ कढ़ाइयाँ चल रही हैं, हर चीज़ चल रही है, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहें, कोई तैयारी नहीं है। आपके घर वाले कभी कभी ये बात कर देंगे, भाई क्या इतना आपको फ़र्क पड़ गया जिम जाने से कि आपका जिम ज़रूरी हो गया, आप इस इवेंट पे हमारे साथ नहीं जा रहे, क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मोर देन एनीथिंग एल्स, जो सबसे बड़ा चैलेंज इस सब में था, वो ये ताने सुन के चलते रहना था सर। ये एक कंटिन्यूअस, आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, आप वहाँ ब्रेक भी लगा रहे हैं, आप चलते भी चले जा रहे हैं, और कोई कॉन्फिडेंस मुझे नहीं था, कोई बिलीफ मुझे नहीं था कि जो फिजिक मैंने बना ली मैं बना लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आई ट्रस्टेड द प्रोसेस। मैंने कहा नहीं यार, ये एक काम तो मैं ठीक कर रहा हूँ, ये तो मैं करता रहा हूँ, मैं जिम तो जाता रहा हूँ। तो यू वर सेल्फ ट्रेन और यू हैड अ ट्रेनर? आई एम सेल्फ ट्रेन्ड। सेल्फ ट्रेन एंड यू स्टडीड फॉर इट योरसेल्फ? यस, एंड अप्लाइड इट ऑन योरसेल्फ? आई लाइक, वो गलतियां की हैं और ट्रायल एंड एरर से आप सीखते सारे गए। तजुर्बे सर, सारे तजुर्बे, सारी डाइटें, सारा टॉर्चर पहले सेल्फ पे करके, एंड एक तो खुद पे जो टॉर्चर किया सो किया, जब उसने बेनिफिट दिया ना टॉर्चर ने, तो मुझे लगा यही तरीका है बस। बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड भी गलत किया। मैंने कहा यार अगर पतला होना है तो फाके तो करने पड़ेंगे, मैंने देख लिया सब करके, वाह फाके करने पड़ते हैं। बोला मैंने लोगों को, मैंने कहा ये जो कार्डियो है, इसके बगैर तो आप फैट लूज कर ही नहीं सकते। यू नीड टू लर्न हाउ टू रन, वरना यू कांट रिड्यूस वेट, दैट कांट हैपन। आई यूज्ड टू से दिस। आपको बाद में खुद ही अंदाजा हुआ कि और भी तरीके हैं। अच्छा, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, तो ये आपने जो अपना जिम बनाया मुल्तान में, इसके बारे में कुछ बताएं। What was the story behind it? It was your idea, your dad idea? क्या सीन था? सर 2015 में हमने एक शॉपिंग मॉल बनाया था इन मुल्तान। ठीक है। दिस इज अराउंड अबाउट द टाइम जब मैं यहाँ से लीव विदाउट पे लेके गया था और 300 घर हम बना रहे थे, तो हमने एक शॉपिंग मॉल खड़ा किया था। शॉपिंग मॉल डिडंट डू सो वेल क्योंकि इंडियन मूवीज बंद हो गई। हमने एक सिनेमा लॉन्च किया शॉपिंग मॉल में। अच्छा। और जब तक सुल्तान चली, इतना रश था
उस शॉपिंग मॉल के आसपास बहुत सारे ब्रांड्स ने हमारे साथ MOU भी कर लिए, सब कुछ कर लिया। जब इंडियन मूवीज़ बंद हुई तो दोज MOUs बिकेम नल एंड वॉइड। तो हमारे पास अब एक खाली मॉल पड़ा हुआ था जिसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं सिवाय सिनेमा के। मेरे वालिद साहब को किसी ने आके आइडिया दिया कि आपका बच्चा है, सुना है जिम में जाता है, तो आपने कल को क्लब तो खोलना ही है। ये ना हमने जब सोसाइटी लॉन्च की तो उसी के अंदर हमने वो चला दिया था कि हमने कंट्री क्लब भी बनाना है, हमने अस्पताल भी बनाना है। ये चीज़ें जो आज बन गई हैं उस वक्त हम ये बातें करते थे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार एक दफ़ा अच्छा ख़र्चा करके तुम एक छोटा जिम बना लो, कल को इक्विपमेंट जो है वो आपके क्लब में काम आ जाएगा। तो तुम्हारा क्योंकि एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, तुम जिम जाते रहते हो, तो बना लो। तो दैट इज़ हाउ द आइडिया केम अबाउट कि एरिया खाली था, शॉपिंग मॉल खाली था, 1000 से ऊपर फैमिलीज बुर्ज विलास में रह रही थी, लोग बोर हो रहे थे, एक्टिविटी चाह रहे थे। जिम एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है, एक अच्छी आपका एंटरटेनमेंट भी है इन अ सेंस कि आपका टाइम गुजर जाता है, एक एडेड फैसिलिटी हो जाती है। एक फ्लैग भी बुर्ज विलास को ज़माने में लग गया जो हमारी सोसाइटी थी कि जी अब इनके पास अब जिम भी बहुत अच्छा है। तो उस चक्कर में 2017 में मैंने ये जिम शुरू किया, दिसंबर 2017। और इस सोसाइटी के अंदर ही था? सोसाइटी के अंदर। Was it allowed for outside people to come? Yes, yes. Okay. From day one, sir, we have had approximately 80% people who've joined our gym to be outside of Burj Villas. Oh. हमारे बुर्ज विलास वालों को हालांकि डिस्काउंट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी 80% अवाम जो है हम बाहर की रीच कर रहे हैं। वो बेसिकली वही होता है ना कि जब जन्नत में बैठे हो तो जन्नत की कदर का पता नहीं होता। ऐसा ही वही वाली बात है। ऐसा ही ऐसा जिसको दूर से नजर आता है वो कहता है यार अच्छा जिम में आना चाहिए। सर अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपने दिया हुआ है, गार्ड्स वार्ड्स हैं, जब तक मौसम अच्छा होता है पार्कों में ही घूमते रहते हैं। एग्जैक्टली। जिम जाके क्या करेंगे पसीने में बाहर के उस पे घूमेंगे लॉन के अंदर। अच्छा मुझे पता है ये जो आपने जिम क्रिएट किया, अब मुल्तान एक ठीक है, इट्स अ बिग सिटी बट इट्स नॉट लाइक कराची, और पॉपुलेशन का भी है और काफ़ी मतलब वहाँ की आवाम खाने पीने की बड़ी शौकीन है। वहाँ पे क्वांटिटी की बात होती है, यहाँ पे क्वालिटी की बात होती है। फूड की अगर हम बात करें तो उस जैसी क्राउड में आपने इवन यू डिडंट इवन पिक लाहौर, यू पिक्ड मुल्तान बिकॉज़ इट वाज योर बेस स्टेशन। मार्केट आपको सही मिल गई जिस तरह की आप चाह रहे थे? सर मैं मुल्तान में ऑलरेडी जिम जा रहा था। अच्छा। मैं मुल्तान में शेव्स भी जा चुका था। हाँ। मैं मुल्तान में जो AC बगैर जिम है वहाँ भी जा चुका था। मैं तो इनफैक्ट ऐसे ऐसे जिमों में गया हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ तुम लोग वहाँ पे खड़े भी नहीं होगे। मैंने वहाँ ट्रेनिंग की हुई है। तो जुनून था, जोश था, वो लेके हम कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जो जिम जाते थे उनसे दोस्तियाँ भी थी। तो इनिशियल मुझे मेरे 50 मेंबर तो वहीं के वहीं मिल गए कि बाबर जिम खोल रहा है, अच्छा ठीक है। इक्विपमेंट की हमने रिसर्च की, अच्छी चीज़ें अच्छी जगह से उठाई, क्योंकि मुझे ये काम आता था। एक जनरल जिम का मुझे पता था कि उसमें इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह चीज़ें आपको रखनी चाहिए वहाँ पे। तो हमने एक सर्टन एरिया लेके अच्छी अमेरिकन मशीनें 2017 में हमने इंपोर्ट कराई। और कहते हैं नकल के लिए भी आपको अकल चाहिए। तो चाइना से आपने क्या सामान उठाना है वो आप डिसाइड करें, कौन सा अमेरिका से उठाना है वो आप डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल अब आपका एक बेंच है सर, वो बेंच एज इज पड़ा हुआ है, कोई उसका फिक्स एंगल नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये आपने बेंच चाइना से उठा के ले आए या अमेरिका से ले आए, क्या फ़र्क पड़ेगा? वेयर एज जो आपकी मशीन्स हैं, जो आपकी फिक्स्ड रेजिस्टेंस मशीन्स हैं, उनके स्पेसिफिक एंगल्स हैं, वो डिज़ाइन किए हुए हैं, वहाँ आपको एक्सपर्टीज चाहिए। अब आपके डंबल हैं तो डंबल की आपने ग्रिप देखनी है, दूसरा देखना है जो वेट उसके ऊपर लिखा हुआ वाकई है। ये दो चीज़ें हैं, यू गुड टू गो। तो वहाँ से फिर हमने डाइवर्सिफाई किया कि हम कहाँ से कौन चीज़ इंपोर्ट करें, लोकली क्या मिल जाता है, यहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा है, चाइना से क्या लेना है। और हमने जो जिम 2017 में खोला वो उसकी आवाज़ गूंजी थी एक दफ़ा। I've seen the videos. It's a big ass gym यार. It's extremely big. It's like वो जो मैकन के बॉक्सिंग एकेडमी है ना, जहाँ पे ये खबीब वगैरह जाके नहीं सर, वो जो आप देख रहे हैं वो अब का जिम है। हाँ। वो आज का जिम है, ये हमने नहीं खोला था 2017 में। अच्छा। हमने तो शॉपिंग मॉल के अंदर 4000 स्क्वायर फुट का एक जिम खोला। ओके ओके। ये शायद दूसरा वाला है। ये तो नया वाला है सर। दिस वी ओपनड अभी रिसेंटली 2024 में। It must have costed a fortune. It is very advanced यार। हाँ सर। तो अभी ब्रेक इवन किस तरह आप अचीव करते हो? कि सोर्सेज क्या होते हैं जिम ओनर, अगर आप जिम के आप ओनर हो, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकती है? जिम पैसे कहाँ से कमाता है? जिम पैसे कमाता है रजिस्ट्रेशन से, मंथली फीस से इनिशियली। उसके अलावा हम पैसे कमाते थे अपनी पर्सनल ट्रेनिंग से, हमारी स्टूडियो क्लासेस से,
ये बेसिक सोर्सेज हैं पैसों की। स्टूडियो क्लासेस में लेट्स से आपका अगर कोई किड समर कैंप आ गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, बच्चों की एक्टिविटी करा दी तो अच्छा सीज़न है। रमज़ान एज वियर्ड एज इट मे सीम बड़ा हिट सीज़न है फॉर फिटनेस। फिर दिसंबर बड़ा अच्छा सीज़न है फॉर फिटनेस, क्योंकि सब अपने न्यू ईयर न्यू मी के वो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके बैठे होते हैं कि अगले साल से तो बस अब गेम चेंज करनी है। फिर जनवरी से मार्च रश बहुत होता है, फिर समर में दोबारा रश आ जाता है। तो आज तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। जब सिर्फ जिम था तो रजिस्ट्रेशंस एंड मंथली से ही हमें मेन हमारा ब्रेड एंड बटर मिलता था। और हमारे जिम ने 2017 से लेके 2024 तक सर अगर हमें कुछ दिया नहीं ना, हमसे कुछ लिया भी नहीं, सेल्फ सस्टेन किया उसने अपने आप को। उस ज़माने में मुझे याद है कोई 3 करोड़ रुपए का हमने एक्सपेंस किया था 2017 में, और 4000 स्क्वायर फुट का जिम हमने बनाया था। और वो इक्विपमेंट कहीं नहीं जाता, फ्लोर कहीं नहीं जाता, मशीनरी कहीं नहीं जाती, वो सारी की सारी इक्विपमेंट अब हमने नए जिम में डाली है। और वही इक्विपमेंट जो हमने 3 करोड़ की ली थी आज 30 में नहीं मिलेगी। बट वो जो इतना इक्विपमेंट आपने ऑर्डर की थी उसकी मेंटेनेंस पे तो बहुत मुश्किल होता होगा यार। सर मेंटेनेंस का क्या आपको एसओपी था आपका मेंटेनेंस का? सर वो हमने सब कुछ सीखा उस जमाने में शेप से। अच्छा, मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने जिंदगी में जिम कभी जैसे चलाया नहीं एमिरेट से था। पीआई से सीखा। क्या एग्जांपल दिए। हाँ, जब मैंने जिम बनाया तो हाँ। उस जमाने में शेप्स के 2 ट्रेनर्स मैं ले आया अपने पास। अच्छा। मियाँ बीवी थे, उनको मैं लाके उनसे मैंने सारे एसओपी सीखे कि यार परंपरा क्या होनी हाँ चाहिए। बिहाइंड द सीन सीन क्या है, हाँ। चक्कर क्या है, तुम लोग कितना इंसेंटिव लेते हो, अगर पर्सनल ट्रेनिंग कराते हो तो मेंबरशिप कैसे होती है, लॉकर की चाबियां कब देते हैं, कब लेते हैं, जिम कितने बजे खोलना चाहिए, बंद करना चाहिए, मोबाइल फ़ोन अलाउ होता है नहीं होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, मुझे तो पता नहीं था ना। मैं तो एज अ मेंबर सिर्फ जिम जाके विजिट करता था। तो उनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ हद तक फॉलो किया। इवन जो प्राइसिंग है वो हमने उस ज़माने शेप्स को देख के सीखी कि अच्छा यार शेप्स का जिम हमसे थोड़ा सा बड़ा है, तो वो अगर 12,000 मांग रहा है तो हम 10 मांग लेते हैं, अगर वो 10 मांग रहा है तो हम 7.5-8 मांग लेते हैं, अगर वो लेडीज़ को इतना डिस्काउंट कर रहा है तो हम भी इतना कर लेते हैं, बच्चों पे इतना डिस्काउंट कर रहा है तो हम भी इतना कर लेते हैं। तो हमने सर सीखा उन्हीं से कि दुकान कैसे चलती है, कैसे चलानी है। क्योंकि मैंने तो सर फ्लाइंग की हुई है, तो जितनी दफ्तर हमारे बने हुए हैं मुल्तान में, वो तो मैंने कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा हुआ, ना अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, ना मार्केटिंग पढ़ी हुई है, ना फाइनेंस पढ़ा हुआ है। मैं तो जहाज़ उड़ाने वाला अनपढ़ आदमी हूँ। मुझे जहाज़ का पता है, और जहाज़ उड़ाने वाले के बारे में कहते हैं कि अगर उसकी एक आंख खराब हो गई तो जहाज़ तो नहीं उड़ा सकता, अब वो किसी कंपनी में गार्ड लगेगा, क्योंकि और तो किसी काम की ये पढ़ाई है नहीं। ये जो आपने बात की है ना, अभी रिसेंटली एक जहाज उड़ाने वाले भाई थे एचएससी के चेयरमैन मर गए। ये वाला पार्ट काट देना। तो खैर क्या बात कर दी आपने सर, ये तो सही बात कर दी। इसी तरह तो मतलब जिसकी एक आंख खराब हो गई और वो एक आप बताए ना, फिर वो भी सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, जहाज ही उड़ाना आता है ना, और क्या करेगा ऐसा बेचारा। ही है। नहीं जहाज उड़ाने के बारे में बता सकते हैं, जो बाकी जो फ्यूचर के लोग जो जहाज उड़ाना चाह रहे हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं, ये हो सकता है। बट उसका अक्सर करियर अलग है। वो लोग अक्सर 60 साल के बाद, वो भी मार्केट पड़ता है सैचुरेटेड है, क्योंकि 65 के बाद आपसे जहाज उड़वाता कोई नहीं है। ये जितने सारे नॉलेज लेके हमारे बाबे बैठे हुए हैं, जो एक्सपीरियंस इनका इतना है। आप बताएं, अब आपको फ्लाइंग सीखनी है, आप उनसे सीखेंगे या मुझसे सीखेंगे? आप डेफिनेटली जहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिस बंदे की घंटे ज़्यादा है, कमांड ज़्यादा है, उससे आप जाके सीखेंगे। नहीं ये भी तो आजकल मैटर कर रहे हैं ना जेनजी में स्पेशली, कि वो बंदा जो है, जो ट्रेनर है, वो किस तरह का है। दे डोंट मैटर कि एक्सपीरियंस कितना है, वो समझ आना चाहिए ब्रो। भले वो गिरवा दे, हाँ ब्रो तो चलाता रहे, ये बड़ा दबा दियो गिरवा दियो, भाई इसके साथ क्यों गए आप, उसके साथ क्यों नहीं गए, या इसके साथ मेरी वाइब मैच हो रही थी। वो भी तो आजकल चल रहा है ना। सर वाइब मैच होना बहुत ज़रूरी है। वाइब मैच होना बहुत ज़रूरी तो है, बट कभी कभी कॉज कर जाती है। कभी कभी आपको रियलाइज होता है कि कुछ लोगों से आपकी जो वाइब मैच नहीं हो रही थी, वो अच्छा था कि नहीं हो रही थी मैच। एक सर मेरा बैचमेट है मुआविया, मैं जिस जहाज पे गया ना, मुझे आधे घंटे की उसने ब्रीफिंग दी। ये जहाज उड़ता कैसे, इसके सिस्टम्स क्या, फ्यूल का सिस्टम कैसा है, न्यूमेटिक कैसा है, इसका प्रेशराइजेशन कैसे होता है, इसके एयर सिस्टम्स क्या है। आधे घंटे की मुझे वो ब्रीफिंग देता था, आधे घंटे में मैं पूरा जहाज पढ़ लेता था। तो वाइब रियली मैटर्स। अच्छा बाबर भाई, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की माशाल्लाह से, आपके कैरियर के बारे में, स्कूलिंग के बारे में, बोर्डिंग स्कूल की कहानियाँ, आपके फादर के साथ जो आपका रिलेशनशिप था, आपने इसके बारे में बताया, अपनी फ्लाइंग आपने किस तरह स्टार्ट की, पीआई की बातें बताई आपने। अब आते हैं आपके पर्सनल ब्रांड के ऊपर। अब आपका क्या मतलब एम है लाइफ में? काफ़ी कुछ अचीव कर लिया आपने,
You have been like a Johnny since a different career. अब वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन वो था, आप कंस्ट्रक्टर हैं, पायलट भी हैं, तो आप उससे एक एडवांस वर्जन चल रहे हैं. What's next for you? Sir, 2024 has been a game changer in my life. जितना सक्सेस मेरे ब्रांड बुच एथलेटिक्स को मिला वो मैंने ज़िंदगी में भी सोचा नहीं था. अगर आप थोड़ी सी आज की हमने जो बात की उसको हम समरी में अगर ये कहें कि आई वॉज इन माई फादर शैडो थ्रू आउट माई लाइफ, तो इट वुडंट बी रॉन्ग. मैंने 15 साल की उम्र में पोल्ट्री शुरू किया तो वो वालिद साहब कर रहे थे तो उनको देखते हुए किया. मैं 17 साल की उम्र पायलट बना तो उनको देखते हुए बना. उसके बाद मैंने जब रियल एस्टेट ज्वाइन की तो उनको देख के की. कंस्ट्रक्शन उनके पीछे पीछे गया. ये पहली बार ज़िंदगी में मैं कोई काम खुद से जो मैंने किया उसने सक्सेस देखी 2024 में. बुच एथलेटिक्स एकदम से लोगों को एज अ ब्रांड नज़र आना शुरू हो गया. मैं किसी भी जिम में जाता हूँ पाकिस्तान में, मुझे कोई ना कोई वहाँ पे पहचान लेता है. बुच एथलेटिक्स ने इतनी सक्सेस देखी है कि माई सोशल मीडिया हैज़ गॉन फ्रॉम 1500 फॉलोअर्स ऑल द वे नाउ इनटू थाउजेंड्स. विद बाबर बुच्चा सर माई प्लान इज़ वेरी सिंपल. मेरी ज़िंदगी में ये मानना है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है ना तो आप पे वाजिब है वो सोल्यूशन शेयर करना. मैं एक बॉडी डिस्मोर्फिया के बैकग्राउंड से, एक अनफिट बैकग्राउंड से एक एक्सट्रीमली फिट इंडिविजुअल बन गया हूँ. मेरी स्टोरी यही है. The fact कि this path is very easy to come to and to maintain and sustain. The fact that I'm able to change thousands of people's lives in order to give them this information. I just want to reach out to a bigger audience. And I want to help as many people as possible. As weird as that sounds. And I know कि ये बहुत पॉलिटिशियन लग रहा हूँ मैं कि मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ और यही मेरा गोल है ज़िंदगी में. बट मैं आपको बताऊँ द फैक्ट कि मैं मेरी ट्रेनिंग की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं. सर कुछ लोग हैं जो बूढ़े मेरे पास कुछ आते हैं जो कि एज में काफ़ी बड़े हैं. आई हैव सीन उनके हैंडीकैप्स निकल गए सर. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज़ चेंज देयर लाइव्स. ऐसा अपग्रेड ज़िंदगी मिला है जो कि फिटनेस के अलावा कोई चीज़ उनको दे नहीं सकती, कोई दुनिया की दवाई नहीं ले सकती. डायबिटिक पेशेंट्स ने अपनी मेडिसिन छोड़ दी हैं. बहुत सारे मेरे पास ओबीस बच्चे आए थे जिनका अब वेट कम हो गया है तो उनका जो बुलिंग थी मोटा होने की वजह से और चीज़ों की वजह से, यार उनका बचपन बचा लिया मैंने यार. एज वियर्ड एज दैट साउंड्स एंड एज सेल्फ प्रमोटिंग एज दैट साउंड्स, इट फील्स ग्रेट. आई टेल यू, जो रात को मुझे नींद आती है ना, जो आईने में अपनी शक्ल देख के मैं सो सकता हूँ ये जानते हुए कि आई एम मेकिंग अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड यार, उससे अच्छी फीलिंग मैंने जिंदगी में कभी डिस्कवर नहीं की. So you don't sound like a politician. And I'm not saying this because it's your channel and I'm hosting a podcast or your show. Reality is कि content creation में ना आपको एक moment आपके पास आता है जब आप समझते हो कि यार मेरे पास काफ़ी जमा हो गया है जो मुझे निकालना है. तो इट्स नॉट अबाउट कि वो मुझे निकालना किस मकसद से है, किसी का फ़ायदा हो जाए. बेसिकली आप जो भी आपके अंदर जमा होगा वो कंटेंट होगा. कंटेंट कहाँ से आएगा? आपकी लाइफ जर्नी से, आपके एक्सपोजर से, आपकी दोस्तियों से, आपकी जो भी आपने एक्सपोजर पढ़ाई की हुई है, दुनिया घूमी हुई है, वो सब चीज़ें मिक्स कर लें. आपने जो मूवीज़ देखी हुई हैं, आपने जो बुक्स पढ़ी हुई हैं, वहीं से आप कंटेंट बनाते हो. यही है. क्योंकि आपने बैठ के एक्टिंग तो करनी नहीं है, ना किसी सिस्टम को फॉलो करना है. ठीक है, तो कल भी जैसे आपने जब शूट की तो आपने वही वाली बातें की जो आपको पता है, जो आप करते हुए आ रहे हो. तो कंटेंट क्रिएशन में टाइम आता है व्हेन यू फील है कि यार ये मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मेरा टाइम आ गया बात करने का. तो इट्स समथिंग लाइक कि आप ये समझें कि यार मैं किसी का फ़ायदा करूं या ना करूं, इज़ बेसिकली समथिंग विच आई एम एंड आई बिलीव कि आई वांट टू से इट आउट लाउड. ये वाला एक आपको फीलिंग आई होगी तो आपने सोचा कि लेट्स फोकस ऑन कंटेंट मोर. आप भर जाते हो ना अंदर से. आप जब इतनी मिस इन्फॉर्मेशन देखते हो, आप देखते हो कि लोग कितना गलत गाइड हो रहे हैं, उस गाइडेंस की वजह से कितने भटक रहे हैं. एक अंदर से गुस्से वाली आवाज़ ज़रूर निकलती है कि यार ये क्या है यार, ये तरीका नहीं है यार. लेट मी, अलाउ मी, लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू द वे, लेट मी शो यू हाउ टू गेट सेक्सी. यार एब्स इतनी मुश्किल नहीं है. क्यों ज़्यादा लोग मिलियनर्स हैं, सिक्स पैक्स कम है इस दुनिया में? द प्रॉब्लम इज मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है. इतने अगर लोगों को सिक्स पैक एब्स चाहिए जो गूगल पे कोई मिलियंस में लोग सर्च कर रहे हैं दुनिया में, तो इतना कोई मुश्किल तो नहीं है जो कोई अचीव नहीं कर पा रहा. तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी एबल टू हेल्प पीपल. और सर मैं आपको बताऊं, आपकी लुक्स इंप्रूव होती है ना, मैंने जिंदगी में देखा है आपकी जिंदगी का हर एस्पेक्ट इंप्रूव होता है. यार मैं फ्लाई कर चुका हूँ पूरी दुनिया में जब मैं मोटा था, और मैं फ्लाई कर चुका हूँ पूरी दुनिया में जब मैं थोड़ा सा सेक्सी हो गया था. ज़मीन आसमान का फ़र्क है बॉस. मैं बाहर के जिम्स में जाता था, मुझे लोग मिलने का तरीका फ़र्क है लोगों का.
मुझसे बात करने का तरीका फ़र्क है. जो आपको ऑपोजिट सेक्स से अटेंशन मिलती है वो तो एक टॉपिक ही अलग है. उस पे तो एक दिन इंशाल्लाह सर पूरा का पूरा पॉडकास्ट करेंगे. बट आई एम टेलिंग यू इट्स सच एन अपग्रेड टू बी एबल टू लुक बेटर एंड इट्स ईजी. ये गेम आसान है बॉस, गेम आसान है बॉस. मैं चीखता चिल्लाता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे एंड ऑल ओवर सोशल मीडिया. आई एक्चुअली ट्रूली बिलीव इट. बिकॉज यू हैव अप्लाइड इट ऑन योरसेल्फ ना. एब्सोल्युटली. ठीक है. थैंक यू सो मच बाबर भाई. बहुत थैंक यू सर. बहुत मजा आया बात करके आज. तो गाइस दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द बाबर बुच्चा शो. इस पे अगर तुम लोगों ने बहुत सारे लाइक्स मुझे दिए तो इंशाल्लाह वील कंटिन्यू दिस. And please also let me know if you want your boy to be the guest or the host in the next episode.